हे गाइस, वेरी गुड इवनिंग। स्वप्निल दिस साइड। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो, मई 2019 के लिए सीएफएनए लॉ में बहुत सारे अमेंडमेंट्स जो आए हुए, आपको बिल्कुल भी उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब ये अमेंडमेंट का वीडियो मैं बस अपलोड कर रहा हूं एंड आई होप डेफिनेटली इसको देखने के बाद में आपको अमेंडमेंट का टेंशन पूरी तरह से कम हो जाएगा। इस बार बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट नहीं है, थोड़ी सी अमेंडमेंट है और आपको एंजॉय करना है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड जस्ट चेक इट आउट। सबसे पहला अमेंडमेंट हम लोग डायरेक्टर से करेंगे। अगर आप पूछेंगे सर कितने अमेंडमेंट्स कौन से चैप्टर में हुए, तो डायरेक्टर्स के तीनों भी चैप्टर्स में अमेंडमेंट हुए हैं। उसके बाद में अमेंडमेंट हुए हैं चैप्टर नंबर 2, जैसे कि डायरेक्टर का 1, 2, 3, डायरेक्टर के तीनों चैप्टर में अमेंडमेंट्स हुए। उसके बाद में अमेंडमेंट्स चैप्टर नंबर 10 में हुए, मिसलेनियस आप जानते हो। चैप्टर नंबर 5 जो सीरियल नंबर 5, चैप्टर नंबर 11 कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस में भी अमेंडमेंट है, एनसीएलटी में अमेंडमेंट्स है, फिर मिसलेनियस ऑफ प्रोविजंस में भी अमेंडमेंट है, और लास्ट में सबसे ज्यादा अमेंडमेंट कुछ हुए होंगे तो इसी चैप्टर में हुए। ठीक है गाइस, सो लेट्स चेक इट आउट। उसके बाद में सिक्योरिटी लॉ में इस बार कोई भी अमेंडमेंट नहीं है। इकोनॉमिक लॉ में सिर्फ आईबीसी में अमेंडमेंट है, वो भी हम लोग करने जा रहे हैं। सो गाइस प्लीज कॉन्सेंट्रेट, इतना लेक्चर देखना है, अमेंडमेंट का टेंशन खत्म हो जाएगा। सो सबसे पहले अमेंडमेंट के साथ में शुरुआत करेंगे सेक्शन नंबर 149 सबसेक्शन 3 के साथ में। आप सभी जानते हो रेसिडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या है। तो हर कोई कंपनी में यहां पे लिखा हुआ है एवरी कंपनी शैल हैव एटलीस्ट वन डायरेक्टर। एक तभी डायरेक्टर ऐसा होना चाहिए हु स्टेज इन इंडिया। आप कहेंगे ये तो अमेंडमेंट के पहले भी था। जी हां, अमेंडमेंट के पहले भी ऐसे ही था। फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 182 डेज। तो आप कहेंगे सर ये 182 डेज से जो है कम से कम वो डायरेक्टर, कंपनी का एक डायरेक्टर कम से कम भारत में 182 डेज मिनिमम उस ही शुड स्टे इन इंडिया फॉर नॉट लेस देन 182 डेज, अर्थात ही शुड स्टे इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज। पर उसमें लिखा है ड्यूरिंग लास्ट फाइनेंशियल ईयर। यही वो अमेंडमेंट है। इसके पहले जब अमेंडमेंट नहीं हुआ था दोस्तों, वैसे जो इसका प्रीवियस बैच हुआ था मैंने ऑलरेडी ये अमेंडमेंट उसमें कवर किया था। इसको वापस से फिर भी अगर कुछ लोगों ने नहीं किया होगा, अगर आपको लगता है कैलेंडर ईयर था, अर्लियर इट वाज अ कैलेंडर ईयर, दिस टाइम इट इज अ फाइनेंशियल ईयर। मतलब अगर मान लीजिए अगर बात करेंगे साल चल रहा है 18-19, तो 18-19 के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा 1/4/2017 से लेके 31 मार्च 2018। इस दौरान इस फाइनेंशियल ईयर में वहां का कम से कम एक डायरेक्टर 182 डेज तक भारत में रहा हुआ होना चाहिए। अगर एक भी डायरेक्टर अगर 182 डेज से ज्यादा का नहीं रहा होगा तो एक कंपनी क्या वायोलेशन है एज पर सेक्शन 149 सबसेक्शन 3। इसमें और एक चीज लिखी है, provided that in case of newly incorporated company the requirement under this subsection shall apply proportionately। आप सभी अकाउंट्स के और मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, आपको समझ में आ रहा होगा क्या बोल रहा होगा। अगर मान लीजिए इस साल कंपनी चालू हुई है 1/10/2018 के दिन। अब यह सवाल उठ रहा है कि कंपनी का जो डायरेक्टर है वो अगर मान लीजिए पूरे कंपनी 18-19 में 365 दिन अगर होती तो उसके हिसाब से प्रीवियस ईयर में 182 डेज है। पर इस साल 2018-19 में कंपनी के पास में सिर्फ 6 महीने का ड्यूरेशन हुआ है। अगर अंदाजन हम इनके दिन अगर 180 दिन मानेंगे तो मैथमेटिकली फॉर्मूला बनेगा। अगर कंपनी 365 दिन 18-19 में होती तो एक डायरेक्टर 182 डेज के लिए होता। अगर कंपनी इस साल सिर्फ 180 डेज के लिए ही काम कर रही है कंपनी, तो डायरेक्टर कितने दिनों के लिए कम से कम होना चाहिए। तो इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे सभी लोग देखिए, कॉन्सेंट्रेट करें। इसको मैं लिख के देता हूं ताकि आपको हमेशा समझ में आए मैं क्या बोलना चाहता हूं। जी हाँ, ये है चलो, अगर मान लीजिए ये 18-19 है, ठीक है ना, और ये 17-18 है, ये है करंट फाइनेंशियल ईयर, ये है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, राइट। अगर इस साल कंपनी पूरे साल तक काम करते रही, अर्थात 365 डेज तक काम करती रही, तो इस साल में एटलीस्ट वन डायरेक्टर ने 182 डेज से ज़्यादा काम करना चाहिए। अगर मान लीजिए इस साल कंपनी अभी अभी चालू हुई है जिसके सिर्फ 180 दिन ही खत्म हुए, तो सवाल उठ रहा है यहाँ पे कितने दिन तक काम करने वाला डायरेक्टर होना चाहिए। अगर ये हम लोग मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और ये 365 से डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा उतने दिन तक
यहाँ पे डायरेक्टर ने काम करना चाहिए। कब? प्रीवियस ईयर में। कितने डायरेक्टर ने? एटलीस्ट 1 डायरेक्टर। और आप सभी जानते हो कंपनी में कम से कम कितने डायरेक्टर होना चाहिए? जो पब्लिक कंपनी है 3 डायरेक्टर, प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर, ओबीसी में कम से कम 1 डायरेक्टर, और मैक्सिमम कितने डायरेक्टर होते हैं? 15। अगर मान लीजिए 15 डायरेक्टर वाली कंपनी होगी तो उसमें से 15 डायरेक्टर को ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है, उसमें से उन 15 में से सिर्फ 1 डायरेक्टर के पास में ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, राइट? ये जो भी आंसर आएगा वो सॉल्व कर लेंगे आप। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। या थैंक यू सो मच। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्या लिखा है अब हम लोग जाएंगे अगले अमेंडमेंट की ओर, और अगला अमेंडमेंट आपके सामने ये रहा। अब ओके, हु कैन बिकम एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? आप सभी जानते हो ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 149 सब सेक्शन 4 के साथ में ये सेक्शन चालू होता है। आप सभी जानते हो 149 1 में लिखा जाता है कि कम से कम कितने डायरेक्टर होना चाहिए? 1 2 3 ओपीसी, प्राइवेट पब्लिक मैक्सिमम 15 होना चाहिए। ये 149 है। 149 सब सेक्शन 3 जो है वो हमारा रेसिडेंट डायरेक्टर के बारे में, और 149 सब सेक्शन 4 से लेकर आगे तक के सारे सेक्शन जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं। सत्यम के केस के बाद में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का सेक्शन आया था कि कंपनी में जितने डायरेक्टर होते हैं, अगर लिस्टेड कंपनी है तो उसके कम से कम, लिस्टेड कंपनी के अंदर जानते हो लिस्टेड कंपनी के अंदर के 1/3 डायरेक्टर जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, और अनलिस्टेड कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के अंदर कौन से लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हैं और कौन से नहीं बन सकते, ये बहुत बड़ी कहानी है। उसमें से कुछ चीजों के ऊपर आए हुए अमेंडमेंट मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूं। काफी लंबा चौड़ा सेक्शन है, पर लेट्स चेक इट आउट कि आखिर बदलाव किसमें हुए। सी, इंडिपेंडेंट मतलब वो बंदा ऐसा होना चाहिए जो ऑनेस्ट तो होना ही चाहिए, पर जिसका कैलिबर होना जरूरी है। पहली बात तो वो कैलिबर, जिसका देखो अन्ना हजारे जी अगर रिलायंस के डायरेक्टर बनना चाहते हैं, ऑनेस्ट जरूर है, पर वो फिर भी डायरेक्टर नहीं बन पाएंगे बिकॉज उनके में वो स्किल नहीं है जो रिलायंस कंपनी को चाहिए। तो इसका मतलब दोस्तों ऑनेस्टी तो चाहिए, साथ साथ में कैलिबर, कैपेसिटी चाहिए कि वो काम कर पाए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्यों होना चाहिए? ताकि जो हमेशा अनबायस्ड होकर ओपिनियन दे, अपने फायदे का न सोचे और शेयर होल्डर के फायदे के बारे में हमेशा सोचे, इसलिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी में होना जरूरी होते हैं। अब इसके बारे में डिटेल चर्चा तो हम लोग रेगुलर क्लास में करते हैं, पर आज मुद्दा सिर्फ अमेंडमेंट का है तो वही पढ़ेंगे, उसके बारे में चर्चा ज्यादा होगी जहां पे अमेंडमेंट आए हो। अननेसरी सारी बातें बोलकर मुझे अमेंडमेंट के नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाना नहीं है। मैं जानता हूँ बाकी सारे सेक्शन आपने किए होंगे, और अगर हम लोग वैसे तो आप जानते हो रिवीजन लेक्चर ऑलरेडी मैं अपलोड कर ही रहा हूँ, उसमें सारे सेक्शन वैसे भी रिवाइज होते हैं। लेट्स चेक इट आउट गाइस, क्या लिखा है, कहाँ पे अमेंडमेंट आया हुआ है। तो यहाँ पे लिखा था वो बंदा ऐसा होना चाहिए जो इंटीग्रिटी, मतलब जो ईमानदार होना चाहिए, जिसमें एक्सपर्टीज नॉलेज होना चाहिए। ऑलरेडी है, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, ठीक है ना। ये भी ऑलरेडी हुआ है कि वो प्रमोटर नहीं होना चाहिए। अब एक चीज़ है जहाँ पे अमेंडमेंट आया हुआ है वो देखना है। अब यहाँ पे लिखा है इन रिलेशन टू कंपनी एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर अदर देन द एमडी। वो एमडी नहीं चाहिए, वो डब्ल्यूटीडी नहीं चाहिए, वो नॉमिनल डायरेक्टर नहीं चाहिए, और वो फुलफिल्स फॉलोइंग क्राइटेरिया। मतलब उसमें ए की क्राइटेरिया भी फुलफिल होना चाहिए जो ईमानदारी वाली है, उसमें बी की क्राइटेरिया भी फुलफिल होना चाहिए, और सी होना चाहिए। अर्थात अगर मैं पूरे सेंटेंस को साथ में पढ़ूंगा तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो नॉमिनल डायरेक्टर भी नहीं चाहिए, जो एमडी भी नहीं चाहिए, जो डब्ल्यूटीडी भी नहीं चाहिए, पर जिसके अंदर ये कंडीशंस फुलफिल होना चाहिए, सी वाले। और सी वाले पॉइंट को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बिकॉज उसमें आया हुआ है अमेंडमेंट। पॉइंट ए, पॉइंट सी, हु हैज, हु मतलब कौन? वो बंदा जो अपॉइंट हो रहा है इंडिपेंडेंट बोल के। आप सभी जानते हो डब्ल्यूटीडी वाले डायरेक्टर होते हैं जो रात दिन कंपनी में ही काम करते हैं, वो कंपनी के फुल टाइम एम्प्लॉय होते हैं। पर अगर मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बोले तो हम लोग इसको चौधरी डायरेक्टर बोलते हैं, जो कभी दिन भर काम नहीं करते। वो कभी कभार जब कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है वो आके सिर्फ अपना ज्ञान देते हैं बिकॉज दे आर हैविंग एक्सपर्टीज नॉलेज अबाउट स्पेसिफिक एरिया एंड दे कम हियर एंड द कंपनी फॉर गिविंग सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ ज्ञान, राइट? ऐसा होता है। पर ऐसा बंदा जो ज्ञानी, जो ज्ञान देने आ रहा है, जिसके नाम में इंडिपेंडेंट लिखा है, मतलब जिसके चरित्र पर कोई दाग नहीं होना चाहिए, इसीलिए कंपनी के कोई भी रिश्तों में नहीं होना चाहिए। अर्थात मतलब क्या होना चाहिए, कंपनी के शेयर्स उसके उसमें नहीं होना चाहिए बिकॉज कंपनी को एमडी होगा, डब्ल्यूटीडी होगा, या शेयर्स होंगे, या कंपनी के साथ में कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन उसका होगा तो वो अपने फायदे में हमेशा बायस्ड होकर जवाब देगा। इसलिए क्या लिखा है, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने जा रहा है, हु हैज और हैड, एक तो है या था, क्या नहीं होना चाहिए, नो पिक्यूनरी रिलेशनशिप। आप कहेंगे सर ये तो बात पहले से भी थी। अब क्या किया है इन्होंने, पिक्यूनरी रिलेशनशिप को ये कट करके यहाँ पे पिक्यूनरी रिलेशनशिप के साथ में इतनी लाइन और जोड़ दी, और यही लाल कलर में जो किया होता है, रेड कलर में जितना भी किया वो अमेंडमेंट है। अब क्या बोल रहा है, ऐसे बंदे का ना है न था, ना है न था, ना है न था, क्या नहीं था, कोई भी पिक्यूनरी मतलब कोई भी फाइनेंशियल रिलेशनशिप कंपनी के साथ होना चाहिए अदर देन रेम्यूनरेशन। हाँ, अगर कंपनी के साथ में काम कर रहा है, उसको रेम्यूनरेशन मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अदर देन द रेम्यूनरेशन एज सच डायरेक्टर, मतलब एज ए डायरेक्टर अगर उसको कोई रेम्यूनरेशन मिल रहा है तो वो तो अलाउड ही होना चाहिए, फोकट में तो कोई काम नहीं करेगा। और हैविंग ट्रांजैक्शन नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ हिज टोटल इनकम,
और सच अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, ये आया हुआ है अमेंडमेंट। आज तक लिखते थे कोई भी डायरेक्टर इंडिपेंडेंट तभी बन सकता है जब उसका कोई भी पिक्यूनरी फाइनेंशियल इंटरेस्ट कंपनी में इन्वॉल्व नहीं है। अब क्या कहा, उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, पर ऐसे फाइनेंशियल इंटरेस्ट और ऐसा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन चल सकता है जो अगर उसको एज अ सैलरी मिल रहा हो, मतलब कंपनी ने उसको सिर्फ सैलरी के पैसे दिए होंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका कंपनी के अंदर कोई पिक्यूनरी रिलेशनशिप है, मतलब ऐसा बंदा डायरेक्टर इंडिपेंडेंट बन सकता है। उसमें और एक चीज लगा दी, उसकी इनकम का 10%, मतलब ये आदमी अगर XYZ है, उसकी पूरी इनकम 1 करोड़ है, 1 करोड़ है, उसका 10% मतलब 10 लाख, तो उसका 1 करोड़ का उसकी इनकम, कंपनी की नहीं, उसका 1 करोड़ अगर उसकी पर्सनल क्या है, इनकम है, किसकी इनकम है, उस डायरेक्टर की, उसका 10% मतलब 10 लाख। 10 लाख से ज्यादा पैसा उसको कंपनी से नहीं मिलना चाहिए। अगर उसको कोई भी पैसा 10 लाख से कम मिल रहा है तो मतलब वो फिर भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है। अर्थात दो बातें समझना है, अगर उसको एज ए सैलरी, यहां पे देखो और लिखा हुआ है, अगर वो एज ए सैलरी उसको कुछ पैसे मिल रहे हैं, कितने भी मिल रहे होंगे, तभी भी वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। सैलरी का पैसा तो लेंगे ही ना मैं, या फिर कोई अदर ट्रांजैक्शन के हेतु जितना भी उसकी खुद की कमाई, अगर मैंने अभी एग्जांपल लेता है 1 करोड़ तो 10 लाख, अगर मैं 50 लाख लूंगा तो फिर 5 लाख, मान लो उसकी पूरी कमाई 50 लाख की है, तो कंपनी से मिलने वाला रेम्युनरेशन या कंपनी से मिलने वाला कोई भी ट्रांजैक्शन 5 लाख से ज्यादा का नहीं। अगर 5 लाख से ज्यादा हुआ तो हम उसको इंडिपेंडेंट नहीं मानेंगे। अब पर यहां पे क्या लिखा है, ये जो पिक्यूनरी रिलेशनशिप है वो उसकी कंपनी के साथ में भी नहीं चाहिए, होल्डिंग के साथ में भी नहीं चाहिए, सब्सिडरी के साथ में भी नहीं चाहिए, एसोसिएट के साथ में नहीं, और देयर प्रमोटर्स के साथ में भी नहीं चाहिए, डायरेक्टर के साथ, ड्यूरिंग टू इमीडिएटली। ये तो पहले से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, उसमें कोई बात नहीं। अगर मैं पूरा इस सेक्शन और दोबारा पढ़ा दूं तो इसको पैसे कंपनी से मिल रहे हो या कंपनी से सब्सिडरी से मिल रहे हो, होल्डिंग से मिल रहे हो या कंपनी के एसोसिएट से मिल रहे हो, या कंपनी, इतने सारे जो कंपनीज है उसको हम लोग हास्क कहते हैं, HASC, होल्डिंग, एसोसिएट, सब्सिडरी, और जो C मतलब कंपनी, हास्क, HASC, इसको दे HASC, H फॉर होल्डिंग, A फॉर एसोसिएट, S फॉर सब्सिडरी, C फॉर कंपनी। इन चारों कंपनी में से या उनके प्रमोटर से या उनके डायरेक्टर से उसको अगर सैलरी का पैसा मिल रहा है तभी वो इंडिपेंडेंट है, या फिर उसको जितनी उसकी इनकम है उसका 10% से कम मिल रहा है फिर भी वो इंडिपेंडेंट है। आई होप इट इज अंडरस्टूड। और हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आप लोग को किसी को जब भी ऐसा लगता है कि मैंने समझा है, आपको एक बार में नहीं समझ में आया, यूट्यूब पे लेक्चर है, आप रिवाइंड कर सकते हो, उसको 2 बार देखो। मैं डबल क्यों बोलूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं जिसको एक बार समझ में आए उसके लिए हम लोग वी विल ट्राई टू फिनिश दिस पोर्शन इन शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं कि अमेंडमेंट है तो मैं उसको खींच रहा हूँ 10-10 घंटे का अमेंडमेंट लेक्चर, आपका भी टाइम वेस्ट होता है, बिकॉज एग्जामिनेशन में आपसे कुछ ही दिनों का फासला है, और मैं नहीं चाहता हूँ आप इसमें, और मैं आपको पहले से डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, अमेंडमेंट का टेंशन लेना नहीं, बहुत सिंपल अमेंडमेंट है, मैं पढ़ाऊंगा आपके दिमाग में घुस जाएगा, और अगर पूरा तरह रिवीजन करना है अगली बार 1.5-2x में लगाकर उसको देखकर रिवीजन कर सकते हो, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, अब आगे की बात है, एज पर नोटिफिकेशन 463E, और ये सब कुछ आया हुआ है, शैल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, नन ऑफ दिस, ठीक है। अब क्या लिखा है, अब ये सारी चीज़ों के बाद में देखो, ये ABCD चालू हो रहा है ना, ABCD चालू हो रहा है, और उसके अंदर रोमन 1 2 3 है, अर्थात इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वही बन सकता है जिसका इसमें इंटीग्रिटी है, वही बन सकता है जो पॉइंट B को फुलफिल कर रहा है, वही बन सकता है जो पॉइंट C की कंडीशन की फुलफिल कर रहा है, जो पिक्यूनरी रिलेशनशिप के बारे में है, वही बन सकता है जिसके रिलेटिव, नन ऑफ हुज मतलब डायरेक्टर के रिश्ते। अब की बार डायरेक्टर पे नजर नहीं भाई और बहना, अब की बार नजर है उसके रिश्ते पे। रिलेटिव का डेफिनेशन आप सभी जानते हो, बहुत लंबा चौड़ा है, अब रिलेटिव के डेफिनेशन के अंदर मैं नहीं जाऊंगा, आप सभी जानते हो मैं किस कहते हैं, उसकी बीवी, उसका मतलब स्पाउस, उसके मम्मी, उसके पापा, उसके बेटा, उसकी बेटी, उसके दामाद, उसकी बहू, आप सभी जानते हो मैं क्या बोलना चाहता हूं। पर उसके कोई भी रिलेटिव, अब की बार उसके बारे में ABC में उसकी बात कर रहे थे, D में उसकी नहीं, उसके रिलेटिव की बात कर रहे हैं, उसका कोई भी रिश्तेदार। मैं अभी रोमन 1 नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मैं 2 और 3 में अमेंडमेंट आया हुआ है, इज इंडेटेड टू द कंपनी, उसके कोई भी रिश्तेदार ने कंपनी से, मानो कि हस्क से या उन हस्क के प्रमोटर से या उन हस्क के डायरेक्टर से कोई भी पैसा नहीं लिया होना चाहिए, उसकी बात नहीं कर रहे, उसके रिलेटिव्स की बात कर रहे हैं
कितने से? एक्सेस ऑफ सच अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। जब भी एज में बी प्रिस्क्राइब होता है तो मतलब होता है जो रूल में प्रिस्क्राइब्ड होता है। रूल और सेक्शंस अलग होते हैं। अब हम लोग सेक्शंस पढ़ रहे हैं, प्रिस्क्राइब बोल तो रूल्स देखना पड़ेंगे, है ना। तो रूल्स में अगर मान लीजिए अमाउंट लिखी होगी 10 लाख अंदाजन, तो इसका मतलब उसके परिवार वालों ने हस्क से, हस्क के प्रमोटर से, हस्क के डायरेक्टर से 10 लाख से ज्यादा पिछले 2 इमीडिएटली फाइनेंशियल पीरियड में नहीं लेना चाहिए। 2 इमीडिएटली प्रेसिडिंग एंड ड्यूरिंग द ईयर। मतलब अगर मान लीजिए इस साल 18-19 चल रहा है तो 18-19 में, 17-18 में, 16-17, इन 3 सालों में पूरी एग्रीगेट टोटल जो है हस्क, उसके प्रमोटर, उसके डायरेक्टर से क्या नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे, और ड्यूरिंग, ठीक है ना, कोई बात नहीं, ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रेसिडिंग फाइनेंशियल और ड्यूरिंग ईयर, मतलब वही बात है, पिछले 2 सालों में और करंट ईयर में। कोई बच्चा मुझे बोलेगा सर इसको और को हम लोग कैसा पढ़ेंगे, तो बात यह है एकदम लॉजिकल ये समस्या है मैं कि पिछले 2 सालों का ले लो और इस साल को भी ऐड कर दो और ये देखो कि उनकी टोटल इससे प्रिस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा। अर्थात ये बंदा, अगर सोचिए ना, अगर ये इंडिपेंडेंट है और उसके बीवी ने इतना सारा पैसा उस कंपनी से बोरो किया है, तो इसका मतलब ये आदमी कभी भी अनबायस्ड ओपिनियन देगा। वो कंपनी डराएगा अगर तूने गड़बड़ की ना तो तेरे बीवी से पैसे छीन लेंगे। तो हमेशा ये बीवी के जो पैसे दिए उसका झुकावा रहेगा, वो हमेशा ऐसा ही डिसीजन लेगा बिकॉज वो प्रेशर में रहेगा क्योंकि उसकी बीवी ने पैसा लिया हुआ। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो प्रिस्क्राइब लिमिट है उससे ज़्यादा का पैसा उससे रिलेटिव ने, रिलेटिव मतलब सारे रिलेटिव। अब कोई एक बच्चा कहेंगे सर बीवी ने 1 लाख रुपए लिए, उसके पापा ने 2 लाख लिए, उसके मम्मी ने 3 लाख लिए, तो क्या मानेंगे कितने? 6 लाख पकड़ने के। सारे रिलेटिव और सारा हस्क, मतलब बीवी ने 2 लाख लिए तो ये सपोज 10 लाख की लिमिट है, तो मम्मी 9 लाख लेंगी, पापा 9 लाख लेंगे, ऐसा नहीं है। सारे रिलेटिव मिला के 10 लाख और इधर के सारी कंपनी मिलके 10 लाख। अर्थात बहुत अच्छा पॉइंट है, समझना हो भाई और बहनों। ये हस्क से पैसे लिए बीवी ने, बच्चे ने, मम्मी ने, पापा ने। अब सोचो सबसे पैसे लिए, इसने 3 लाख लिए इससे, इसने 3 लाख लिए इससे, 3 लाख इससे, 3 लाख इससे। बोलो क्या बोलेंगे? सबका टोटल। इनको सबको एक मानने का, इनको सबको एक मानने का। और अगर 10 लाख का लिमिट दिया तो समझ जाना इसने वायोलेशन कर दिया बिकॉज इसने 12 लाख निकाले। आप ये नहीं बोल सकते हर एक के 10 लाख, हर एक के 10 लाख नहीं, इधर के सब, इधर के सब। समझ गया होंगे। और काफी बच्चे समझदार है, फाइनल की एग्जामिनेशन देते देते समझदार हो ही जाता है बच्चा। अब नन ऑफ हुज रिलेटिव हैज गिवन, अब की बार रिलेटिव ने पैसे नहीं लिए, गारंटी दी। कुछ कुछ लोगों को शौक होता है लोगों का गारंटी लेने का, इसको चौधरी बोलते हैं। खुद को पैसे की जरूरत नहीं है, इसको ग्रेट ग्रैंड मस्ती बोला जाती है। हमें पैसों की जरूरत नहीं, दूसरों को जरूरत थी। हस्क में से कोई भी कंपनी पैसे देना नहीं चाहती थी, आप बन गए चौधरी। हस्क ने पैसे दिए, हस्क ने पैसे दिए दिशा पाटनी को, एक्ट्रेस है दिशा पाटनी, उनको लोन दिए। और मैं एसपी इस कंपनी का होल्डिंग का, या मैं क्या मान लीजिए इस कंपनी का मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता हूं, फिर भी मैं बन नहीं सकता हूं। आप कहेंगे एसपी ने तो कोई भी लोन नहीं लिया है, फिर भी मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता क्योंकि मैं चौधरी आदमी हूं। दिशा पाटनी को लोन नहीं दे रहे थे तो हस्क ने कहा स्वप्निल पाटनी का क्या चाहिए? गारंटी चाहिए। हम बड़े भाई का धर्म निभाए, हमने इस कंपनी को गारंटी दी, हम बन गए चौधरी। हमारा लेना नहीं, देना नहीं, हमने इनका भला करने गए, लॉ हमारे अंदर घुस गए। And now we are not able to become ID because भले ही मैंने पैसे नहीं लिए, भले ही पॉइंट नंबर रोमन 2 का मैंने वायलेशन नहीं किया, पर रोमन 3 में लिखा है अगर तुमने पैसे नहीं लिए कोई बात नहीं, पर तुमने किसकी गारंटी ली है, फिर भी तुम आईडी नहीं बन सकते। लॉ है। अब पढ़ूंगा तो समझ में आएगा। गारंटी और प्रोवाइडेड एंड सिक्योर्ड, एक तो हमने गारंटी लिया है, फिर कुछ गिरवी रखा होगा। मान लो दिशा पाटनी के लिए मैंने अपना घर गिरवी रख दिया,
बहन है। इन कनेक्शन विद द इंडेटनेस ऑफ एनी थर्ड पार्टी, मतलब दिशा पाटनी के चक्कर में हमने अपने आईडी का नुकसान कर दिया। हस्क में से किसी भी कंपनी को या उनके प्रमोटर्स को, उनके डायरेक्टर्स को मैंने अगर बोला होगा दिशा पाटनी पैसे नहीं देंगी, मैं दूंगा, वो अगर उसको पैसे चाहिए थे, मैंने अपना घर, अपनी BMW मैंने गिरवी रख दिया सिर्फ उसके खातिर। कितने अमाउंट की? एज में भी प्रेस्क्राइब, मान लो 10 लाख की थी और मैंने 15 लाख का घर गिरवी रख दिया। कितने सालों में? पिछले वही है, पिछले रोमन 2 जैसा ही है, पिछले 2 साल या करंट ईयर, ठीक है ना? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। उसके बाद में अब हम लोग रोमन 4 पढ़ेंगे। ये 3 बातें अब तक आप समझ में आएगी। पॉइंट नंबर 2 बड़ा क्लियर था इंडेटनेस के बारे में, और पॉइंट नंबर 3 था गारंटी के बारे में। और सभी लोग जो मुझे YouTube पे देखते हैं, आप सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। कीप वॉचिंग माई लेक्चर्स। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लेक्चर्स देखते हो, लाइक करते हो और कमेंट जब लिखते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, राइट? पर वही कमेंट लिखना जो आप मेरे बारे में सोचते हो, राइट? थैंक यू सो मच व्हेन यू राइट कमेंट्स, आई लव इट। अच्छा लगता है जब आप जैसे स्टूडेंट्स कमेंट लिखते हो, तो इट गिव्स यू लॉट ऑफ मोटिवेशन टू रिकॉर्ड सच मोर लेक्चर्स। बिकॉज ये लेक्चर्स को पहले पढ़ना पड़ता है, पहले तो नोट्स बनाना पड़ती है, ICA को समझना पड़ता है, फिर इंसान पढ़ता है, फिर मेहनत करता है, फिर अपलोड करता है, राइट? सो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, बट फिर भी वो मेहनत नहीं लगती, बिकॉज जब आपकी कमेंट्स आता है, इट रियली फील नाइस। वो लोग भी देखते हैं जिन्होंने मेरे लेक्चर्स किए, वो लोग भी देखते हैं जो मेरे लेक्चर्स नहीं खरीद पाते हैं, तो आई रियली फील ऑसम अबाउट इट। और वो लोग भी अभी तो हाल ही में मुझे समझा कि जो CS CW के लोग भी, वो भी मेरे लेक्चर्स देखते हैं, तो सभी का इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। कीप वॉचिंग। Has any other has any other pecuniary transaction or relationship with the company? सर ये पिक्यूनरी पॉइंट तो खत्म हुआ था रोमन C में। देखो यहां पे मैं कुछ बोलना चाहता हूं। पॉइंट C में पिक्यूनरी था, वो डायरेक्टर के बारे में था, खुद के बारे में था, उसका खुद का कोई भी फाइनेंशियल रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। आपके बारे में, उसके बारे में नहीं लिखा है। उसके रिश्तेदार, भाई साहब अगर उसका कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिलेशन में होगा तो उसके रिश्तेदारों का भी नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? कोई भी रिलेशनशिप नहीं चाहिए। कौन सा रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं हम लोग? फाइनेंशियल। और रिलेशनशिप देखो, अदर पिक्यूनरी ट्रांजैक्शन और रिलेशनशिप विद द कंपनी। एक तो कंपनी के साथ भी नहीं चाहिए, और बोले साहब ना कंपनी के साथ चाहिए ना सब्सिडरी के साथ। मतलब हस्क के बारे में कितने तक का? अमाउंटिंग टू 2% और मोर ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर और द टोटल इनकम singly or in combination with the transaction referred to in the subsection. बहुत मजा आया, पढ़ के ही आनंद हुआ इन सब चीजों। अब मुझे कुछ पढ़ना है, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना? पहली बात तो हम लोग यहाँ के इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा था उसका कोई भी फाइनेंशियल रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। किसका? उसका खुद का। तो उसको क्या चल सकता है? उसकी सैलरी मिली तो चल सकता है, और जो 10% दिया होगा टोटल इनकम का, तो वो चल सकता है। उसके ऊपर हुआ तो फिर उस कंपनी का आईडी नहीं बन सकता। अब वो कब नहीं बन सकता आईडी? भले ही उसका कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं, पर उसके बीवी का, उसके बच्चों का, उसके मम्मी का, उसके पापा का, किसका भी हस्क के साथ में कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा, समझा? अमाउंटिंग टू, क्या लिखा है? 2% और मोर ऑफ अ ग्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम सिंगल और इन कॉम्बिनेशन विद ट्रांजैक्शन रेफर्ड इन व्हाट? 1 2 3। अब 1 2 3 मतलब कौन से? ये तीनों भी। मतलब अगर उन्होंने इंडेटेड प्लस गारंटी और प्लस कंपनी का कोई भी शेयर्स खरीदा होगा, अब मैं आपको लिख के बताऊंगा, आपको समझ में आएगा। इधर देखना ध्यान से, काफ़ी सेक्शन क्रिटिकल हो जाते हैं, कभी कभी लिखने की जरूरत पड़ जाती है, वैसे लिखने की जरूरत नहीं होती अदरवाइज। अब देखिए, SP को बनना था आईडी, पर SP की बीवी, SP के बच्चे, SP के सिस्टर, SP के माँ बाप, और आप सभी जानते हो रिलेटिव के डेफिनेशन में जो भी आएंगे एक्सेट्रा लिख रहा हूं। इधर लिखा है हस्क। इन्होंने कोई भी ऐसा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहिए जो इनके टोटल, किसके टोटल? क्या? इनके टर्नओवर मान लीजिए सबका 100 करोड़ है,
उसका 2% 2 करोड़ है, 2% ही लिखा था वहां पे। अगर इन बीवी ने, बच्चों ने, सिस्टर ने, सारे रिलेटिव ने मिलके इनके साथ में जो ट्रांजैक्शन किए हैं, LGS के, L फॉर लोन, लोन मतलब डेट लेना, G फॉर गारंटी, S फॉर सिक्योरिटी, मतलब ये रोमन 1 है, ये रोमन 2 है और ये रोमन 3। अगर इनके बीवी ने, मान लो एग्जांपल, मान लो रिलेटिव नाम का एक ही बच्चा, इसकी बीवी सिर्फ, उसकी बीवी ने इनसे जो लोन लिया है या इनको जो गारंटी दी है, इनको जो सिक्योरिटी दी है, उसकी संख्या कितनी है? 2 करोड़ से ज्यादा की है। तो गलती किसने की है? एसपी ने नहीं करी। गलती किसने की? रिलेटिव्स ने, जो इनके साथ में LGS कर बैठे। इनका सबका मिला के हो सकता है लोन लिया होगा 50 लाख का, गारंटी ली होगी 1 करोड़ की, सिक्योरिटी दी होगी 1 करोड़ की, वो बन गया 2.5 करोड़। तो ये 2.5 करोड़ और इनका कितना, अभी एग्जांपल हमारे इसमें 100 करोड़ है, तो इसका कितना होना चाहिए? 2%, तो 2 करोड़ होना चाहिए। अगर ये 2 करोड़ से ज्यादा हो गया, मतलब 2.5 करोड़ हो गया, या 2 करोड़ से कुछ भी ज्यादा हुआ, तो गलती की एसपी के रिश्तेदारों ने। और कौन इसकी सजा भुगत रहा है? एसपी खुद। एसपी इनका क्या नहीं बन पाएगा? आईडी नहीं बन पाएगा। देवियर सज्जन, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ेंगे, हाँ पढ़ना होगा। संघर्ष अभी जारी है और सबसे बड़ी आपके लिए खुशखबर है, 149(6) बस थोड़ी देर में खत्म होगा। चैप्टर 1 में सबसे ज्यादा अमेंडमेंट जो थे वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को लेकर थे। अब देखना, वापस से सेक्शन के अंदर जाना, कभी सेक्शन के बेसिक को मत भूलना। कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तभी बन सकता है जिसकी इंटीग्रिटी हो, जिसकी ईमानदारी हो, जिसने पिक्यूलर रिलेशनशिप नहीं किया होगा, जिसने रिश्तेदारों ने कुछ भी गड़बड़ नहीं की हो। और अब लिखता है हु नीदर हिमसेल्फ और नॉट। अब की बार उसने खुद ने या उसके रिश्तेदारों ने, दोनों ने मिला के, दोनों का मिला के, मतलब एसपी को अगर रिलायंस कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है तो एसपी खुद या एसपी के रिलेटिव का मिला के होल्ड और हैज हेल्ड द पोजीशन ऑफ केएमपी। अगर मैं, मेरे बीवी या कोई मेरे रिलेटिव्स में से कोई भी अगर रिलायंस का केएमपी है तो हम उसका आईडी नहीं बन सकते। और हम कोई इसका एम्प्लॉय है, किसका, हस्क में से किसी का भी एम्प्लॉय है, कब? इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर में, इन एनी ऑफ द 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। सिंपल है, तो अमेंडमेंट के पहले से वैसा था। अगर मान लो मैं, मेरे बीवी, बच्चों में से अगर मैं रिलायंस का कोई भी एम्प्लॉय हूँ या फिर मैं की मैनेजर पर्सनल हूँ, तो मैं रिलायंस का केएमपी भी हूँ, मैं रिलायंस का आईडी कैसे बन सकता हूँ? बिकॉज आईडी इज ऑलवेज देयर टू फाइंड आउट द मिस्टेक्स ऑफ केएमपीज। ओके, provided that in case of relative who is an employee, the restriction under this clause shall not apply for his employment during the preceding 3 financial year। वाह, क्या लिखा है, मुझे पढ़ना पड़ेगा। पहली बात तो इधर कितने लोग लिखे हैं? एसपी खुद और एसपी के रिलेटिव। क्या नहीं होना चाहिए? हस में क्या नहीं होना चाहिए? एक तो एसपी क्या बन सकता है इधर, और एसपी क्या बन सकता है इधर? एम्प्लॉय। रिलेटिव क्या बन सकते हैं, और रिलेटिव क्या बन सकते हैं? सादा एम्प्लॉय बन सकता है। वो क्या बोल रहा है? ये सेक्शन ये इसको एप्लीकेबल है, इसको एप्लीकेबल है, इसको एप्लीकेबल, इसको एप्लीकेबल नहीं। यही अमेंडमेंट है। अर्थात एसपी अगर हस का केएमपी है तो एसपी क्या नहीं बन पाएगा? आईडी नहीं बन पाएगा। एसपी अगर इसका एम्प्लॉय भी है तो वो आईडी नहीं बन पाएगा। रिलेटिव अगर केएमपी भी है तो एसपी आईडी नहीं बन पाएगा। अगर रिलेटिव अगर उनका सिर्फ एक आम आदमी है तो फिर एसपी आईडी बन पाएगा। और जितने लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, आपको लगता है ड्रॉ करना है तो मुझे पॉज करें और मुझे लिख के निकाले, मैं आपके लिए नहीं रुकूंगा, बिकॉज लेक्चर का ड्यूरेशन शुड बी वेरी शॉर्ट। अगर लगता है सर प्लीज रुको ना, क्यों रुको, तुम पॉज करके लिख लो, मैं क्यों रुकूं? आगे बढ़ेंगे। और वो भी कितना देखो, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ रिलेटिव हु इज एन एम्प्लॉय द रेस्ट्रिक्शन अंडर दिस क्लॉज शैल नॉट अप्लाई फॉर हिज एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 149 सबसेक्शन 6 इज ओवर। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। बहुत ही खतरनाक अमेंडमेंट, बड़ा ही चिंदू अमेंडमेंट, चिल्लर अमेंडमेंट आपके सामने हुआ है फ्रॉम व्हाट दिस दिन के सेक्शन से।
आप सभी जानते हो सेक्शन नंबर 153 से लेकर 159 जो है सेक्शन डिन के बारे में। 153 में हम लोग अप्लाई करते हैं कि मुझे डिन चाहिए, 154 में विद इन 30 डेज मुझे डिन मिलता है। 155 कहता है एक आदमी के पास में सिर्फ एक डिन होना चाहिए। 156 कहता है जैसे डिन मिलता है जितने भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी होगी मुझे इन सबको इन्फॉर्म करना पड़ेगा मेरे पास में डिन आ चुका है विद इन 30 डेज में। डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की जितने वो एग्जिस्टिंग कंपनी में डायरेक्टर है 30 दिन में बोलेगा। और 157 में हर डायरेक्टर की हर कंपनी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि विद इन 15 डेज में उन्होंने इन्फॉर्म करना चाहिए आरओसी को कि ये हमारे डायरेक्टर का दिन है। और 158 कहता है अगर जब भी आज के बाद में हम लोग कुछ भी आरओसी को या किसी को सबमिट करेंगे तो दिन डायरेक्टर का मेंशन होना जरूरी है, कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे आरओसी में। और 159 इज अबाउट अगर 152 में 153 में 152 में और 155 में अगर आपने कुछ भी गलती की होगी तो उसकी पनिशमेंट आपको 159 में होती है। ये सारे सेक्शन आप जानते हो, मैं सिर्फ रिवाइज करने की कोशिश कर रहा था कि आपको रिदम आए। पर अब देखते हैं अमेंडमेंट इसमें नहीं था जिसमें मैंने अभी बोला, अमेंडमेंट तो इसमें है। अमेंडमेंट क्या है? अमेंडमेंट क्या है? द सेंट्रल गवर्नमेंट और आरडी, आप सभी जानते हो भारत में आरओसी होते हैं और आरओसी के ऊपर लगभग भारत में 22 आरओसी है, उसके ऊपर आरडी होते हैं, रीजनल डायरेक्टर्स होते हैं। आरडी की पहुंच, आरडी की इज्जत आरओसी से बहुत ज्यादा होती है। और आरओसी आपके जानकारी लिए एक आदमी होता है, बिल्डिंग नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट और रीजनल डायरेक्टर और एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, या ये दोनों या दोनों के कोई भी ऑथराइज्ड ऑफिसर शाल डीएक्टिवेट द डायरेक्टर, मतलब डिन को डीएक्टिवेट कर सकते हैं ऑफ एन इंडिविजुअल हु डज नॉट इंटीमेट हिज पर्टिकुलर्स इन द फॉर्म ई फॉर्म DI3 KYC विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड अकॉर्डिंग विद व्हाट रूल 12 है। बड़ा ही गिरा हुआ चीज है। आपकी बात सेंट्रल गवर्नमेंट और रीजनल डायरेक्टर या उनके अपॉइंट के ऑफिसर को यह अथॉरिटी दी है अगर उन्होंने जिन लोगों ने जो इंडिविजुअल है shall deactivate the director of an individual who does not, क्या जिन लोगों ने डीन लिया है पर अपना केवाईसी सबमिट नहीं किया। केवाईसी का लॉन्ग फॉर्म होता है नो योर कस्टमर, मे बी आधार पूछा होगा, पैन पूछा होगा, आपसे कुछ भी रेशन कार्ड पूछा होगा। वो डिन जिन्होंने होल्ड किया है उन डायरेक्टर ने स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में अगर वो केवाईसी सबमिट नहीं किया, किसको, सीजी को सबमिट नहीं किया या आरडी को नहीं, उनके ऑफिसर को सबमिट नहीं किया, तो क्या होगा? ये इनको अधिकार दिया है, बोलो क्या अधिकार दिया है, कि उसका वो डिन डीएक्टिवेट करा सकते हैं। अर्थात अब अच्छा से सेक्शन क्यों आते हैं, लोग भी बहुत हलकट है, एक बार बोले ना लोग को समझ में नहीं आता। अच्छा वो क्या बोलता है, केवाईसी ला के दे, वो नहीं ला के देता, फिर वो वापस गवर्नमेंट बोलती है केवाईसी ला के दे, ओल्ड दिन ला के दे, फिर वापस पूछा तो बोलता है हाँ जो करना कर लो। फिर पहले जब ये सेक्शन नहीं था, रूल नहीं था, तो ये डायरेक्टर लोग कुछ कर नहीं पाते थे, अब कर पाएंगे। समझा क्यों कर पाएंगे? बिकॉज दे हैव गॉट दी ऑथोरिटी। अब उनका लाइसेंस, अब जो डिन मिला है उनको वो डीएक्टिवेट भी करा सकते हैं। डीएक्टिवेटेड डिन शैल बी आ गए ना बात, अच्छा ये पॉइंट डाल दें तो इसका अगले अमेंडमेंट अगली बार दिखता। अगर एक बार डीएक्टिवेट किया और अगर उस आदमी ने अगर वो फीस के साथ में अपना केवाईसी सबमिट कर देता है, जो प्रिस्क्राइब फीस दिखे, तो उसको रिएक्टिवेट भी करा सकते हैं। अगर डीएक्टिवेटेड डिन, जो डिन डीएक्टिवेट यहां पे किया था, shall be reactivated only after, क्या लिखा है, E form DI3 KYC is a file along with what fees as a prescribed। समझ गया? तो मतलब इस बंदे ने अगर उसकी पूर्तता कर ली है तो उसका जो डीएक्टिवेट हुआ जो डिन है उसको रिएक्टिवेट कर दिया जाएगा। आई होप इट इज डन। और ये भी हमारा अमेंडमेंट खत्म हुआ। वी आर मूविंग टुवर्ड सेक्शन नंबर 157। इससे पहले कि मैं 157 पे जाऊं, मैं आपको एक बार रिवाइज कर देना चाहता हूं 157 क्या था। अगर जिन लोगों ने, जिन डायरेक्टर्स ने अपने एग्जिस्टिंग कंपनी को अगर अपना दिन सौंपा दिया है, जो विद इन 30 डेज में देना जरूरी है, कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि कंपनी शुड सबमिट दिस डिन टू आरओसी विद इन 15 डेज। उसके ऊपर आया हुआ ये अमेंडमेंट है। एवरी कंपनी शैल विद इन 15 डेज of the receipt of intimation under section 156 furnish the din of all the directors to the register। मैंने बोला ही था ना, रजिस्टर को सबमिट करना चाहिए 15 दिन में, और एनी अदर ऑफिसर और ऑथोरिटीज में भी प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो भी आरओसी को सबमिट करे, किसी और को सबमिट करे जो सीजी ने नोटिफाई किया होगा, with such fees as may be prescribed or with such additional fees as may be prescribed। इतना ही अमेंडमेंट है कि पहले सेक्शन नंबर 403 में लिखा था कि अगर आपको
किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में सबमिट करना होता है तो आपको एडिशनल फीस उतनी देना पड़ती है जितनी कि 403 सेक्शन में लिखी है। पर दोस्तों वास्तविक जीवन में यह हुआ है, अब की बार ऐसा अमेंडमेंट आया है कि 403 नंबर का सेक्शन ही डिलीट हो गया। इसलिए आपके बार क्या कहा है कि एडिशनल फीस लगेगी, उतनी लगेगी जितना ये सेक्शन करा है एज मे बी प्रिस्क्राइब में, मतलब जो रूल्स में आएंगे। 403 को पढ़ने की जरूरत नहीं है बिकॉज 403 की एडिशनल फीस अब बंद हो चुकी है। अगर आपको इस बात को देखना है तो मैं आपको 403 सेक्शन दिखा दूंगा ताकि आपको समझ जाएगा 403 में आया हुआ है अमेंडमेंट, राइट। तो सबमिशन आफ्टर द टाइम पीरियड, ये पूरा का पूरा सेक्शन इन्होंने डिलीट कर दिया। इसके डिलीट का असर उधर हुआ है क्योंकि उधर पहले लिखा था फीस उतनी देना जितनी 157 कह रहा है, एडिशनल फीस उतनी देना जितनी 403 में लिखी है, पर 403 ही डिलीट हो गया। तो 403 डिलीट हो गया है तो इसके बारे में जो रिलेवेंट सेक्शंस है वो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे बिकॉज 403 सेक्शन ही नहीं रहा एडिशनल फीस के बारे में, तो फिर उसका रेफरेंस क्यों देंगे। आई होप इसलिए ये इधर से डिलीट हुआ, इसलिए 157 में भी कुछ डिलीशन हुआ। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी। नहीं, एडिशनल फीस जो 403 में जो लिखी थी वो डिलीट हो गई। एडिशनल फीस देखो यहाँ पे लिखा है एडिशनल फीस देना पड़ेगी आज भी लेट देने के बाद, पर उतनी नहीं देना पड़ेगी जितनी 403 लिखी है। वो लिखा है एज मे बी प्रिस्क्राइब, मतलब अब आपको 403 सेक्शन नहीं पढ़ना, अब आपको रूल्स पढ़ना है जितना गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। इफ द कंपनी फेल्स टू फर्निश देन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड और व्हाट एडिशनल फीस, मतलब अगर आपने वो समझ गए आप लोग क्या लिखा है। इफ द कंपनी फेल्स टू फर्निश द देन अंडर सबसेक्शन 1 अबव द कंपनी शैल बी पनिशेबल, अगर कंपनी ने अगर दिन नहीं सबमिट किया, कब तक, अगर जितना भी टाइम लिखा था तो उनको 25,000 की, मतलब अगर आपने दिन अगर आरओसी को सबमिट नहीं किया 15 डेज के अंदर तो क्या लगेगा, उसमें बोल रहा है 25,000 जो 1 लाख तक एक्सटेंड हो सकता है। एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस दैन 25,000, और ये है उनके लिए। अब आपको समझ में आ रहा होगा ये यहाँ से कट क्यों कहते हैं, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 403 विद एडिशनल फीस। अभी क्या बोल रहा है, ये क्या चल रहा है मालूम है क्या। अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ क्या बोल रहा है। इफ द कंपनी फेल्स टू फर्निश देन अंडर सबसेक्शन अबव द कंपनी शैल बी पनिशेबल विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन इतना इतना, और एवरी ऑफिसर। अब आप बताओ ये क्या चल क्या रहा है। अब आपको इतना ही बोलना है मुझे, फीस कितनी लगेगी और ये सब कुछ कितना लगेगा। यहाँ पे लिखा है कि इनको फीस भी लगेगी और इनको एडिशनल फीस लगेगी, वो तो लगेगी ही लगेगी, पर साथ में कंपनी ने सबमिट नहीं किया तो ऐसा लिखता है अगर जो 1 में अगर आपने सबमिट नहीं किया तो क्या होगा, आपको इतना इतना पनिशमेंट लगेगा, पनिशेबल विद फाइन। समझ में आ रहा है। अब बताओ मुझे फाइन और पनिशमेंट में फ़र्क क्या है। मतलब जो फीस, आप अगर कंफ्यूज हो तो कंफ्यूज मत होना, 1 में आपको फीस लिखी है, फीस तो देना ही पड़ेगी। अरे भाई कोई भी सबमिशन करने के लिए फीस लगता है, समझो ये 300 रुपये की, 300 रुपये की उसकी क्या है, सेक्शन 1 के 300 रुपये भरना पड़ेंगे, पर वो 300 रुपये तो उसके है ना जो सबमिशन तो लगने ही वाले हैं। पर आपने लेट सबमिट किया, लेट सबमिट किया, उसकी पनिशमेंट है। अब जो आपको फीस लगना थी वो तो लगेगी, समझ गए, जो एडिशनल फीस लगना थी वो तो लगेंगी, पर वो एडिशनल फीस के अलावा भी जो आप ये एक्सटेंड, देखो सबमिट हो रहा है बहुत बड़ी बात है, पर इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ एडिशनल फीस देके छोड़ जाएंगे, आपको ये सब भी लगेगा। समझा। तो बताओ क्या क्या होगा, मुझे कुछ बोलना है। मैं क्या बोलना चाहता हूं, ऐसा है कि अगर आपने विद इन टाइम दिया तो क्या लगेगा, फीस लगेंगे, और ये हो गई फीस लगेगी, एडिशनल फीस, और ये है फाइन, इसको वर्ड यूज किया फाइन। और अगर आपने आफ्टर टाइम दिया तो क्या लगेगा, विद इन टाइम तो फीस लगेगी, एडिशनल फीस नहीं लगेंगी, फाइन नहीं लगेगा। अगर उस पीरियड के बाद में दिया तो ये तो लगेगा ही, ये लगेगा और ये भी लगेगा। कई लोगों को कंफ्यूजन है कि एडिशनल फीस का मतलब ही फाइन है। एडिशनल एक फीस है, वो फीस ही है, वो फाइन नहीं है, पनिशमेंट नहीं है। समझ में आ रहा है आपको। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। या
और अगर किसी ने पूछा ये टाइम कितना है, ये 15 दिन का टाइम है, ये भी 15 दिन के अंदर दिया तो ये है, और 15 दिन के बाद में देंगे तो ये है, ताकि कोई लोगों ने 15 दिन के बाद में सबमिट करना नहीं चाहिए, इसलिए फाइन एडिशनल फीस, एडिशनल फीस के साथ में आपको इतना फाइन भी लग जाता है। और वो भी फाइन एक सिर्फ कंपनी को नहीं है, उस डायरेक्ट देखो ना, फाइन भी 2 लोगों को है, यहाँ पे एवरी ऑफिसर लिखा है, यहाँ पे कंपनी लिखा है, समझ में आ रहा है? तो कंपनी को कितने पड़ेगी, 25,000 से 1 लाख रुपए, और हर आदमी इंडिविजुअल को कितने लिख रहे हैं ये, 25,000 से लेके 1 लाख रुपए तक, बराबर उतना ही है। 25,000 से 1 लाख, 25,000 से 1 लाख, ठीक है ना, कम से कम 25, मैक्सिमम 1 लाख। आगे बढ़ेंगे, अब आगे जाना होगा वापस से केवाईसी के बारे में, बहुत खतरनाक कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है। एवरी इंडिविजुअल हु हैज बीन अलॉटेड अ डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर as on 31st March of financial year, as per this rule shall submit e-form DR3 KYC to central government on or before 30th April of the immediate। अरे क्या बोल रहा है, कुछ नहीं बोला भाई, देखो मैं आपको बोलता हूं, अगर ये 1 अप्रैल से चालू किया 2018, ईयर कब खत्म होगा, 31 मार्च 2019, सॉरी, तो अब इस पूरे दौरान में जिन जिन को डिन मिला है उनकी ये जिम्मेदारी है कि उन्होंने 30 अप्रैल 2019 के पहले क्या सबमिट करना चाहिए, केवाईसी सबमिट करना चाहिए, समझ गए? किसी भी व्यक्ति को अगर इस पीरियड के बीच में डिन मिला होगा तो उसकी जिम्मेदारी है कि ये 31 मार्च के बाद में आने वाला जो 30 अप्रैल है उसके अंदर उन्होंने सारी केवाईसी सबमिट कर देना चाहिए। ये रूल बना के रख दिया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। Provided that every individual who has already been allotted director number as at 31st March 2018 shall submit till 5th October। समझाइए ये क्या लिखा है, 31 मार्च 2000, ये तो उन सालों के लिए है जो अगले साल आएंगे, पर जिनको 30, क्योंकि 31 मार्च ये उसका फर्स्ट टाइम था, इसलिए उन्होंने अब की बात 30 अप्रैल नहीं कहा, उसको सिर्फ इसी साल के लिए 5 अक्टूबर है। पर इसके बाद में जब आएगा मान लीजिए 31 मार्च 2019, मैं ऐसा लिखता हूँ 1/4/2018 से लेके 31 मार्च 2019 तक जिन जिन लोगों को दिन मिला है उन लोगों ने अपने केवाईसी सबमिट करना चाहिए 30 अप्रैल 2019 तक। बट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इट इज कमिंग, इसलिए 31 2018 मतलब जिंदगी में जब से दिन चालू हुआ है 31 मार्च 2018 तक जिन जिन को भी, मतलब फ्रॉम द स्टार्ट टिल 31 मार्च 2018 तक जिन जिन को दिन मिला है उन्होंने अपना केवाईसी सबमिट करना चाहिए 5 अक्टूबर 2018 तक, राइट? तो 2 सबमिशन के डेट है, इस समय क्या चल रहा है, 19 चल रहा है तो इसे डेट जा चुकी है, कोई बात नहीं, इस दिन पे सभी ने सबमिट कर देना चाहिए था, समझ गए होंगे आप। और आप सभी जानते हैं ये सबमिट करना ज़रूरी है। और इसके बाद में जब हर साल जो भी फाइनेंशियल ईयर में जो दिन इशू होंगे उनका ड्यू डेट अब 5 अक्टूबर नहीं हो, उनका ड्यू डेट होगा 30 अप्रैल जो अगला डेट आएगा वो, ठीक है ना। ये भी सेक्शन हमारा खत्म हो गया, ये सारे सेक्शन हम लोग करके आगे बढ़ेंगे। नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट अमेंडमेंट। आपको बता दूं मैं, ये चैप्टर आपका अमेंडमेंट हमारा अब खत्म होने आ रहा है। 164 में डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, सेक्शन नंबर 164। आप सभी जानते हो कोई भी डायरेक्टर को अगर डायरेक्टर बनना है ना, तो अगर उसने 164 की कोई भी कंडीशन को फुलफिल नहीं किया ना तो डायरेक्टर नहीं बन सकता। जैसे कि नंबर 1 164, देखो 164 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, 164 1 एंड 2। 1 में और 2 में फर्क क्या है? 1 में कहता है कि ये जो सेक्शन है वो पर्टिकुलर किसी डायरेक्टर के लिए एप्लीकेबल होता है। 164 की कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन होती है ना, पूरे के पूरे सारे डायरेक्टर वाकई डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं। जैसे कि 164 1 की सबसे पहली कंडीशन है वो अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। उसके बाद में दूसरी लिखा है वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, उसने अप्लाई नहीं किया होना चाहिए, किसी भी कोर्ट ने उसको नहीं कहना चाहिए कि वो बनना नहीं चाहिए। फिर इसके बाद में वो इम्प्रिजनमेंट का जो हम लोग बोलते हैं इम्प्रिजनमेंट, अगर 6 महीने से अंदर तक की तो कोई दिक्कत नहीं, पर 6 महीने से 7 साल तक की होंगी तो जेल से निकलने के बाद 5 साल तक वो नहीं बन सकता है। पर उसकी सजा अगर 7 साल से ज़्यादा की हुई होगी तो वो जिंदगी भर तक वो डिस्क्वालीफाइड रहेगा। उसके बाद में जिसके उसमें डिन नहीं है, जिसने इस तरह के सारे सेक्शन हमने देखे थे, जिसके उसमें डिन नहीं है, जिसने कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में कुछ गंदा काम किया हुआ, ये सारी चीज़ों के ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है। तो सर अमेंडमेंट आया किसमें? अमेंडमेंट आया है उन ABCDEFG जो मैंने अभी पॉइंट बोल था उसमें अमेंडमेंट नहीं है। अमेंडमेंट है किसमें? आप देखो क्या लिखा है, अमेंडमेंट है 164B में। 164 पार्ट 2 के अंदर ए भी है। ए में होता है अगर 3 साल तक अगर किसी भी कंपनी ने एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल
स्टेटमेंट इन दोनों में से किसी भी एक चीज को फुलफिल सबमिट नहीं किया होगा आरओसी को, तो वहां के सारे डायरेक्टर हो जाएंगे डिस्क्वालीफाइड, वो वैकेट हो जाते हैं। और 164(2) का बी क्या कहता है, ये बी है, ये इसको ऐसा नहीं पढ़ते, 164(2) का बी बोलते हैं। ये ए वो था जिसमें लिखा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न्स। बी में क्या था, बी इज अबाउट व्हाट, डी फॉर डिविडेंड, डी फॉर डिपॉजिट, डी फॉर डिबेंचर, और इनके सबकी इंटरेस्ट भी, इनके सबके देखो इंटरेस्ट भी, देखो डिबेंचर, डिविडेंड और क्या बोलते हैं इसको, डिपॉजिट्स, ये तीनों के तीनों कंपनी ने अगर ड्यू होने के बावजूद भी 1 साल तक रीपे नहीं किए, मतलब अगर डिविडेंड, डिपॉजिट, डिबेंचर या उसके ऊपर का जो भी इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है और कंपनी फिर भी 1 साल तक पे नहीं कर रही है, तो वहां के सारे डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे 5 सालों के लिए। अब उसमें क्या अमेंडमेंट आया, प्रोवाइडेड दैट वेयर अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी which is in default of the clause A or B, he shall not incur the disqualification for a period of 6 months from the date of his appointment। क्या लिखा है, इतना गहरा इसमें लिखा था, वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा 5 सालों के लिए, किसमें, he cannot be, he shall be eligible to be reappointed, मतलब नो लिखा है ऊपर से, तो वो अभी उस कंपनी में कभी भी रीअपॉइंट नहीं होगा एज अ डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी और अपॉइंटेड इन अदर कंपनी। मतलब ओरिजिनल सेक्शन क्या था, मैं आपको ओरिजिनल सेक्शन बताता हूँ, जो उस कंपनी में भी, उस कंपनी मान लो रिलायंस के कुछ डायरेक्टर्स ने क्या नहीं सबमिट किया, डी पे गंदा काम किया या उनके इंटरेस्ट पे गंदा काम किया, 1 साल भी खत्म हो गया, 1 ईयर ओवर, तो कानून ये कहता है कि उन्होंने रिलायंस के अंदर तुरंत वैकेट हो जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुकेश अंबानी की बात करते हैं, तो मुकेश अंबानी अब क्या बोल रहा है, ओरिजिनल सेक्शन क्या बोल रहा है, ओरिजिनल सेक्शन क्या कहता था, और मुकेश अंबानी जो है वो 5 साल तक अभी डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। और यही मुकेश अंबानी अगर मान लीजिए इन्फोसिस का भी डायरेक्टर है, तो वो इन्फोसिस, मान लो इन्फोसिस में डायरेक्टर बनने जा रहे हैं, तो इन्फोसिस के अंदर, ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, वो रीअपॉइंट भी नहीं हो सकता है और अपॉइंट इन अदर कंपनी। इसका मतलब ये रिलायंस में अगर मान लो ये डेट 1 साल कब खत्म हुआ, फॉर एग्जांपल 31 मार्च 2018 को खत्म हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि 31 मार्च 2018 से लेके 31 मार्च 2023 तक ये अब रिलायंस का डिस्क्वालीफाइड डायरेक्टर हो जाएगा, अब रिलायंस में काम नहीं कर पाएगा। साथ में ये इन्फोसिस में, हाँ ये इन्फोसिस में क्या बनना चाहता है, डायरेक्टर, ये टीसीएस में डायरेक्टर बनना चाहता है, ये विप्रो में डायरेक्टर बनना चाहता है, वो नहीं बन पाएगा कितने साल तक, फॉर नेक्स्ट कितने सालों के लिए, 5 सालों के लिए, मतलब कब तक 31/3/2023 तक इनका डायरेक्टर नहीं बन पाएगा। अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ, ये अमेंडमेंट के पहले का पिक्चर है। अमेंडमेंट के बाद कह रहा है वो इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो या कोई भी और कंपनी में डायरेक्टर 31/3/2023 तक तो बन नहीं पाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर ये बंदा 31/3/2018 को जो रिलायंस कंपनी में डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है, वो उसी दिन नहीं, उसके 6 महीने के बाद डिस्क्वालिफाइड होगा। अर्थात गंदा काम कब किया, इस दिन पे किया, और डिस्क्वालिफिकेशन कब से माना जाएगा, उसका डिस्क्वालिफिकेशन का डेट। अब गंदा काम कब किया था, ये फाइलिंग कब हुई थी, 31/3/2018 को उसने क्या किया था, गंदा काम किया था, तो कब तक डिस्क्वालिफाइड होगा वो, 6 महीने तक। इसका मतलब ये डेट हो जाएगी 9, समझ गया, तो ये हो जाएगा भी 9, तो इसका डिस्क्वालिफिकेशन इस कंपनी के लिए हो जाएगा इतने साल के लिए और यहाँ के लिए, मतलब दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको क्या हुआ। अब मुझे बताओ ऐसा क्यों किया। सोचने वाली बात है, अगर रिलायंस कंपनी के सारे डायरेक्टर उसी दिन अगर डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे, तो रिलायंस कंपनी को कौन संभालेगा। अगर रिलायंस कंपनी में 15 डायरेक्टर है, अगर उन्होंने एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट नहीं किया, फॉरगेट अबाउट दिस, उन्होंने अगर डिबेंचर, डिविडेंड अगर नहीं दिया, तो कानून कहता था पहले कि सारे के सारे लोग इमीडिएट इफेक्ट सबको निकाल दो, हकाल दो उनको। अरे पर हकाल देंगे, कंपनी को कौन संभालेगा, इसलिए बोले कम से कम 6 महीने तक काम करने दो, 6 महीने में कुछ ना कुछ व्यवस्था हो जाएगी, दूसरे डायरेक्टर रिप्लेसमेंट करेंगे, समझ गए।
पर आप कहेंगे सर इन्फोसिस टीसीएस के केस में ऐसा क्यों नहीं? बिकॉज इन्फोसिस के टीसीएस के ऑलरेडी जो अदर डायरेक्टर है वो तो वैसे भी क्वालिफाइड है, अगर मुकेश जी जाएंगे नहीं जाएंगे वैसे भी कोई फर्क पड़ता नहीं है। अच्छा सेक्शन आया बहुत, और इस सेक्शन की मुझे बहुत सालों से मैं इस सेक्शन का इंतजार कर रहा था कि सेक्शन आना चाहिए, क्योंकि कैसे इमीडिएट कोई भी डायरेक्टर को अगर निकाल देंगे तो कंपनी चलाएगा कौन? अब आगे बढ़ेंगे। अ प्राइवेट कंपनी may by its article provide for any disqualification for appointment as a director in addition to those, मतलब जो 1-2 में 164 1 और 2 के अलावा भी अगर प्राइवेट कंपनी को इसके अलावा और भी कोई डिस्क्वालिफिकेशन देना तो लिख सकते हैं। इनके अलावा अगर वो और भी डिस्क्वालिफिकेशन देना चाहे तो दे सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट द डिस्क्वालिफिकेशन रेफर्ड इन व्हाट DEG। अब DEG क्या है? Of subsection 1 shall continue to apply even the appeal or petition has been filed against the order of the conviction or disqualification। बहुत ही उम्दा, वापस से अच्छा अमेंडमेंट, ये भी बेस्ट अमेंडमेंट हुआ है। इसका मतलब D मतलब ये, E मतलब ये, और G, राइट? DEG डेग। अब ये है DEG। अगर हम लोग बात करेंगे D, E और G, अगर ये डी क्या है? ये भी कोर्ट, अगर यहां पे उसको जेल हुई होंगी, ई में उसको कोर्ट ने उसको बोला होगा डिस्क्वालीफाइड हो गया, या फिर जी में उसका कोई भी 188 का ये हुआ है, तो ये DEG पॉइंट यहां पे लिखे हुए हैं। और इसमें अगर डिस्क्वालीफाइड हुआ है और उसने अगर हायर कोर्ट में अप्लाई किया है, फिर भी कहते हैं कि उसको डिस्क्वालिफिकेशन कल भी था, अपील करने के बाद भी होगा। उसने हायर कोर्ट में अपील किया, इसका यह मतलब नहीं कि वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है। वरना हर आदमी क्या करेगा? हायर कोर्ट में अपील करेगा, बोलेगा भाई अगला रिजल्ट आएगा तब तक क्या मैं डायरेक्टर रह पाऊंगा। पर यहाँ पे प्रोवाइडेड दैट द डिस्क्वालिफिकेशन रेफर्ड इन व्हाट DEG of subsection 1 shall continue to apply even if the appeal or petition has been filed against the order। समझा क्या? अगर भले DEG में वो गुनहगार साबित हुआ है और उसने कर दिया अपील, उसको क्या लगा मैं अपील कर दूंगा तो मुझे डिस्क्वालिफिकेशन नहीं माना जाएगा। वो बोल रहे तूने अपील किया ना, फिर भी तू डिस्क्वालिफाइड है, अपील करने से तुम्हारा डिस्क्वालिफिकेशन माफ नहीं हुआ। और मुझे लगता है 167 और 160 दो ही सेक्शन हमारे फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 बचे हुए। वैकेशन आप सभी जानते हो 164 में और 167 में फर्क क्या है? 164 में कहते हैं डायरेक्टर बनने ना दे, और 164 में डायरेक्टर को बनने नहीं देते, और 167 में जो डायरेक्टर बने हुए होते हैं ना, अगर उन्होंने कुछ गलती की तो उनको हकालते हैं, वैकेट कराते हैं। ये क्या है? डिस्क्वालिफिकेशन कब चेक करते हैं? डायरेक्टर जब डायरेक्टर बनने आता है ना, अगर वो मान लो एग्जांपल देंगे अनसाउंड माइंड है तो उसको डायरेक्टर बनने ही नहीं देंगे। 167 क्या कहता है? अगर वो 1-2 साल काम कर चुका है, बीच में अचानक से पागल हो गया, तो उसके समय 164 नहीं लगेगा, 167 लगेगा। तो 167 कब एप्लीकेबल होगा? ड्यूरिंग टेन्योर। 164 का जब वो एंट्री होती ना तभी चेक कर लेते उसको। ठीक है, अब ये सारी बातें क्लियर है। हाँ, 167 में वैकेशन के 6 पॉइंट्स है और उसमें कुछ अमेंडमेंट हुआ है। जैसे कि इसमें लिखा था ई और एफ पॉइंट, ये कोर्ट का पॉइंट है, और ये पॉइंट किसका था? ये कन्विक्टेड का पॉइंट था। इसमें क्या लिखा है? प्रोवाइडेड दैट ऑफिस शैल नॉट बी वैकेटेड, नहीं होना चाहिए वैकेट बाय द डायरेक्टर इन केस ऑफ द ऑर्डर रेफर्ड टू इन क्लॉज ई एंड एफ for 30 days from the date of conviction or order of disqualification, where an appeal or petition referred within 30 days against the conviction resulted until the expiry of 7 days from the date of such appeal or petition is disposed, or where any further appeal or petition is preferred against order sentence 7 days। अब क्या है देखो, थोड़ा सा 164 को पढ़ते पढ़ते कुछ अलग लग रहा था। 164 में कहते हैं अगर उसने अपील भी किया तभी वो डिस्क्वालिफाइड है। अगर अपील भी किया तो भी बोलो ना डिस्क्वालिफाइड। तेरे अपील करने से कुछ नहीं होगा पागल, तो फिर भी डिस्क्वालिफाइड। 167 में जो बंदा ऑलरेडी काम कर रहा था, अगर वो चलते चलते कोर्ट ने उसको क्या दिया? कोर्ट ने कहा कि ये डिस्क्वालिफाइड हो चुका है। किस में कहा? कोर्ट ने। कौन से पॉइंट में? ई और एफ में, जो अभी हमने देखा। किसका वन ये? ई और एफ। 167 ई और एफ में उसको कोर्ट ने कहा कि तो डिस्क्वालिफाइड हुआ है, और फिर भी वो डिस्क्वालिफाइड नहीं हुआ। कितने दिन तक? 1।
नेक्स्ट 30 डेज तक वो डिस्क्वालीफाइड नहीं माना जाएगा। दूसरी बात, अगर उसको डिस्क्वालीफाइड फिर भी नहीं माना जाए, अगर मान लो उसने अपील नहीं की तो फिर भी 30 दिन तक वो काम करेगा। मतलब उसको तुरंत ऐसा नहीं किया ए उठ उठ यहाँ से, ऐसा नहीं होगा। वो 30 दिन तक फिर भी ऑफिस में आएगा, 31वें दिन जाएगा। पर अगर उसने चांस ले लिया अपील करने का ना, तो उसको कोई भी नहीं निकाल सकता। यहाँ पे कह रहे अपील किया तो भी डिस्क्वालीफाइड, यहाँ पे कह रहे अपील करा तो डिस्क्वालीफाइड नहीं। मान लो अपील का रिजल्ट आया, तो रिजल्ट उसके फेवर में नहीं आया, अगेंस्ट में आया, तो फिर भी वो 7 दिन तक काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, उसका रिजल्ट आया था 2 इयर्स के बाद, और वो उसके किस में आया, अगेंस्ट में आया, तो 2 साल तक तो काम करेगा ही करेगा जब तक उसकी केस चल रही है, अपील करा है। और जैसे रिजल्ट आएगा उसके दूसरे दिन डिस्क्वालीफाइड नहीं, उसके 7 दिन तक का और पीरियड देंगे। क्योंकि क्या हुआ, डायरेक्टर की बेइज्जती हो रही है ना इसमें। डायरेक्टर बहुत बड़ी पोस्ट का आदमी, तुम उसको ऐसा क्या रद्दी कैसे समझ, उठ यहाँ से, ऐसा नहीं हो। डायरेक्टर अपना एक स्वैग है, उसकी इज्जत है। उसके बाद में इस आदमी को अपील का रिजल्ट उसके अगेंस्ट में आया, वो आदमी ने और क्या है, नेक्स्ट अपील कर दी। अगर उसने गलती से नेक्स्ट अपील कर दिया तो अगली अपील का जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक और वो डिस्क्वालीफाइड नहीं। वो भी अगले अपील का रिजल्ट अगर नेगेटिव आता भी है तो फिर भी 7 दिन तक उसको और मिलते हैं। और रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा तो कोई टेंशन की बात ही नहीं, पॉजिटिव आया तो कोई टेंशन नहीं, वैसे भी डिस्क्वालीफाइड नहीं। ये आया हुआ है अमेंडमेंट। उसके अपील होते हैं ना, अगर मान लो कन्विक्टेड हुआ है तो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। इसका मतलब डायरेक्टर को बोल दिया तुम अपील करते रहो, और इंडिया के कोर्ट का जो जजमेंट आता है 10-20 साल तो लग ही जाते हैं, तो कोई टेंशन नहीं। मतलब क्या है कि काफ़ी अच्छा खुलासा है। पर भाई और बहनों, 164 में 167 में ध्यान रखना, 164 में कहता अपील किया तभी तो डिस्क्वालीफाइड, 167 में अगर अपील करा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम डिस्क्वालीफाइड नहीं। ध्यान रखना। और रिमूवल ऑफ द डायरेक्टर में एक चीज आई हुई है, आप सभी जानते हो। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर में हम लोग क्या कहते हैं, किसी भी डायरेक्टर के खिलाफ अगर किसी ने स्पेशल नोटिस दी होंगी तो हम लोग उसकी जनरल वो नोटिस जाती है कंपनी के पास में। कंपनी फिर उस डायरेक्टर को बोलती है कि हम तुम्हारे खिलाफ ये स्पेशल नोटिस आई है। फिर वो अपने बिहाफ में कुछ बोलता है, और वापस से अगर उसने टाइम पे दिया, सबमिट किया उसका नोटिस, तो उसका रिप्लाई और नोटिस हम लोग सारे शेयर होल्डर्स को भेजते हैं। शेयर होल्डर्स की मीटिंग जब होती है वहाँ पे OR पास होता है और उस आदमी को निकाल दिया जाता है। और उसने टाइम पे अगर रिप्लाई नहीं दिया तो हम लोग उसकी मीटिंग जब होती है तो उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड का मौका देके उसको अपने बिहाफ में बोलने का मौका देते हैं। और वो सब सेक्शन नंबर 169 है, उससे कोई मतलब नहीं है। अमेंडमेंट कुछ और ही है। कंपनी में बाय ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन रिमूव OR पास करके निकाल देंगे बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, ठीक है ना। प्रोवाइडेड दैट एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रीअपॉइंटेड फॉर, ये आया हुआ अमेंडमेंट बहुत भारी है। अगर कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, आप जानते हो ID 553 553, पहले 5 में OR से, दूसरे 5 में SR से, तीसरे, ये 3 साल का उसको क्या होता है, कूलिंग पीरियड होता है। तो अगर मान लीजिए पहले 5 साल अपॉइंट हुआ, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से काम करेगा। अगले 5 साल के लिए अपॉइंट हुआ तो स्पेशल रिजोल्यूशन से अपॉइंट होगा। वही डायरेक्टर अगर अपॉइंट हो रहा है वापस से तो उसको SR से लाना पड़ता है। पर एक ID मैक्सिमम 10 साल तक ही काम करेगा। 3 साल तक उसको कूलिंग पीरियड में डालेंगे, फिर और अपॉइंट होगा तो और 5 साल के लिए आएगा OR से, फिर और आएगा SR से, और फिर और आएगा 3 साल तो उसको कूलिंग पीरियड मिलेगा। ऐसा 5-5-3 5-5-3 उसे चलते रहेगा जिंदगी भर तक, मतलब जब तक उसका एज लिमिट खत्म नहीं होता। पर यहां पे क्या लिखा है कि अगर किसी बंदे को फर्स्ट टाइम अपॉइंट किया था, इसको निकाल रहे हो तो 169 एज इट इज एप्लीकेबल हो जाएगा। OR पास करके आप निकाल सकते हो। पर किसी बंदे को सेकंड टाइम अपॉइंट किया है, मतलब बंदे में था दम, और उसको निकालना अगर है ना तो आपको SR से ही निकालना पड़ेगा। मतलब लाया था SR से, निकालेंगे भी SR से, लाया था OR से, निकालेंगे OR से। समझा? लाया था OR से, निकालेंगे OR से, लाया था SR से, निकालेंगे भी SR से। किसकी बात चल रही है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो सेकंड टाइम अगर आ रहा है तो ही हैज बीन अपॉइंटेड बाय स्पेशल रिजोल्यूशन, उसको निकालना है ना, ही कैन बी रिमूव्ड ओनली थ्रू SR। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एंड दिस चैप्टर इज कंप्लीटली ओवर गाइस। हमारा ये चैप्टर हमने खत्म किया है। एंड द अमेंडमेंट ऑफ चैप्टर नंबर
1 is completely over. Thank you so much. Thank you so much. हाँ कितना है रे? सेकंड का कितना है? 1 2 3 है. बोलना क्या प्रॉब्लम? As we all know, our parents are very special for us, right? They are very, very, very close to our heart. मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा आज इस मंच पे कि many of you might be knowing or may not, but I am a student of Swapnil sir. I used to follow his methodology, his principles, his ethics, his values. And वो values जो मैंने आज अपने आप में इम्बाइब करी है मेड मी टुडे हु आई एम. एंड ये मेरे में जो लाइफ जो चेंजिंग जो मेरे में दिख रहा है, तो उसका एक जो रीज़न था, सर ने एक मोटिवेशनल लेक्चर दिया था एंड उसके अंदर उन्होंने अपने मम्मी के बारे में हमेशा वो जिक्र करते हैं. आज मैं सर आपको यहाँ पे बुलाना चाहूँगा और आप फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट 2 लाइन मम्मा के लिए बोल दो. क्या बात है, क्या बात है. गाइस जोरदार तालियां हो जाए. जी जी जरूर. सो शी इज माई मॉम, राइट. ये मेरी मम्मा है जिनको मैं घर में माँ बुलाता हूँ. और मेरे घर पे जाने के बाद में सबसे पहले कोई चीज़ मैं जो ढूंढता हूँ, और शायद आप लोग भी ढूंढते होंगे, तो जुबान से जो पहला शब्द निकलता है वो निकलता है बस माँ, राइट. And she is that special for me. She is really, she's so lovely. और इन्हीं के ही sacrifice का नतीजा है कि आज मैं CA हूँ और I'm so successful only because of her sacrifice. इन्होंने जो मैं आज हूँ, ये तो हर्षद, थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी. मैं अपनी माँ की तारीफ माँ के सामने नहीं कर पाता, भले ही मैं आई कैन टेल एवरीबॉडी इन द मोटिवेशन लेक्चर में बोल देता हूं. मैं बात कर सकता हूँ, इफ यू वुड अलाउ मी प्लीज. माँ, आप स्वप्निल सर के मम्मा, बट हम सब लोगों की भी मम्मा हो. किस्सा ऐसा हुआ था कि मैं काम में व्यस्त रहता था, और ये फैक्ट है, जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ फैक्ट है. लास्ट में एक मैसेज भी दूंगा आपको. तो मैं बहुत व्यस्त रहता था मेरे काम में, सुबह से लेकर शाम तक. बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ देखा है. मुझे नाज है कि मैं SPC में काम करता हूँ अभी, और स्वप्निल सर में मेरे में जो चीज़ें थी वो निखार कर लाई. तो उनमें से एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा. आंटी और मम्मा, मोटिवेशनल लेक्चर में हमेशा स्वप्निल सर आपका जिक्र करते हैं, और वो एक ऐसा लम्हा होता है जो हर एक बच्चे ने जीना चाहिए. तो मेरे पैर में दिक्कत है, आपने देखा होगा मैं चलते वक्त ऐसे चलता हूँ, तो ये प्रॉब्लम मुझे 1.5 साल की उम्र का था तब से थी. और मेरी मम्मा मुझे स्कूल में लेके जाती थी. फर्स्ट स्टैंडर्ड तक मैं चल नहीं सकता था, मेरा पैर एक ऊपर रहता था, ऐसा मैं चल नहीं सकता था. तो मेरी मम्मा मेरे को गोदी में लेकर जाती थी एवरी सिंगल डे टू द स्कूल. 1 किलोमीटर. वी डिड नॉट हैव मनी टू अफोर्ड अ रिक्शा. और उस माँ के बारे में सर ने एहसास दिलाया. कई बार हम रिस्पेक्ट करते हैं बट वो एहसास नहीं होता है, और वो एहसास सर ने दिलाया. और मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि सर अपनी मम्मा की और उनके किस्से शेयर करते हैं. एंड बिलीव मी, मैं सर को हमेशा थैंक यू कहता हूँ, और मरते दम तक कहते रहूँगा कि आज के तारीख में एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब से मैंने सर का मोटिवेशनल लेक्चर अटेंड किया, एक दिन भी नहीं गया, आई विल टेल यू सर, कि मैंने मम्मा से बात नहीं की. एवरी सिंगल डे आई टॉक टू हर, एंड आई फील रियली प्राउड दैट आई वॉज एबल टू डू इट. सो द मैसेज विच आई पास ऑन to all my dear students from SPC that you should definitely respect your parents, do talk to them, do hug them, do convey them that you really love them, और ये बहुत ज़रूरी होता है. and it feels really good at heart. thank you so much mom, आपने ऐसे बंदे को जन्म दिया, और इसके लिए जिंदगी मतलब हम आपका जितना धन्यवाद कहें उतना कम है.
थैंक यू सो मच. So मम्मी का M stands for motivation, right guys? Yes, so the best motivator. अब पता नहीं माँ ऐसी चीज होती है, रोना ही आ जाता है. चाहे मेरी हो या आपकी हो, होती बहुत अच्छी. और she stayed 7 years alone only for just to make me chartered accountant. मैं एक बहुत छोटी सी जगह से हूँ, as you all know, right? और मेरे शहर में कोई, मेरे जिस गांव में जो मैं था उसमें कोई सीए भी नहीं बनाया आज तक. इट वॉज हर ड्रीम दैट आई शुड बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. मुझे तो सीए का लॉन्ग फॉर्म तक नहीं पता था. तो वो हमेशा बोलती थी बेटा तुझे सीए करना. मैं भी कहता था मुझे सीए बनना है, जबकि मेरे खानदान में कोई सीए नहीं था. एंड शी फोर्स्ड मी टू डू सीए. तो जब मैं अपने जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से औरंगाबाद भी काफ़ी दूर था, तो शी हैड कम टू मी एंड शी स्टेड विथ मी कि बेटा मैं तेरे साथ में रहूँगी, पापा को छोड़कर मेरे साथ में रहे 1 साल तक. उसके बाद में जब फिर मैंने कहा कि मम्मा मैं औरंगाबाद में सीए कर लूँगा. तो माँ कहती नहीं बेटा औरंगाबाद में सीए मत करना, तो पूना में जाके करना. तो मम्मी को मन ही मन बहुत अखर रहा था कि मैं अपने बेटे को, और जितनी मम्मी यहाँ पे बैठी है आप जानते हो कि एक बेटे को अपने से जुदा करना ये माँ के लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग जॉब होता है. और वो मेरी माँ कर रही थी. शायद से यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे बाहर सिटी से आए हैं, जब भी आप घर पे बात करते हो, घर से निकलते हो, माँ के आंखों में आंसू देखते हो, राइट? तो वैसे ही मेरी माँ को बहुत तकलीफ हो रही थी. शी डिडंट वांट टू लीव मी, बट दिल में उन्होंने निर्धार कर लिया तो मेरे बेटे को मैं सीए बना के रहूँगी. उन्होंने फैसला कर लिया. शी सेड कि बेटा तुझे जाना ही होगा, तुझे मेरी कसम है, तो मुझसे जुदा हुआ परवाह नहीं, पर मैं तुझे सक्सेसफुल देखना चाहती हूँ. एंड शी स्टेड ऑल अलोन. मेरी फैमिली में 3 ही लोग थे, मी, माय मॉम, डैड, बस 3 ही लोग की फैमिली है. और मेरी मम्मी और पापा 2 ही रह गए थे. और फिर भी उन्होंने फैसला कर लिया कि मुझे वो सीए करवाएंगे. हर रोज़ जब मुझे मीठा पसंद है, और मेरी माँ जो है हमेशा उसको पता है मुझे कौन सी चीज़ें पसंद है, वो मार्केट से खरीदती नहीं, वो बनाती और मुझे खिलाती. तो इन 7 सालों में उन चीज़ों को कभी उन्होंने घर पे बनाया नहीं, बिकॉज मुझे पसंद थी. मैं फेस्टिवल में पूछता मेरी माँ को कि माँ आज ये तुमने बनाया होगा, तो माँ ने 1-2 साल कभी मुझे कहा ही नहीं. फिर तीसरे साल मुझे मालूम चला, मेरी माँ कहती बेटा ये सारी चीज़ें मैंने बनाना छोड़ दी है. फिर मैंने मेरी माँ से पूछा कि ये बनाना क्यों छोड़ दिया, तो कहती है कि नहीं यार, पहली बार बना के देखा था तो ना पापा ने खाया ना मैंने खाया. तो ऐसी माँ होती है. तो सभी लोग अपनी मम्मा के लिए तालियां बजाएं. Please do clap. और ये थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच गाइस, बिकॉज ऑफ यू. थैंक यू सो मच हर्षद कि आई कुड एक्सप्रेस समथिंग. ये वही हम लोग कभी मम्मा को थैंक्स और सॉरी नहीं बोल पाते, पता नहीं मौका नहीं मिलता. ऐसे कैसे बोलते हैं ना, मतलब एक वो अजीब सा फील होता है. बट यू गेव मी द अपॉर्चुनिटी एंड आई कुड स्पीक समथिंग अबाउट इट. और सर फिर फैमिली के बैकबोन को क्यों पीछे छोड़ना? राइट. फैमिली के बैकबोन कौन है? Yes. Dad. I would like है to ना? invite my dad also here on the stage. सो अंकल आप भी आएंगे, और जब आप आ रहे हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आनंद सर से कि जो हम लोग डे इन डे आउट ऑफिस में जो हम लोग देखते हैं, जो हम लोग फील करते हैं, आनंद सर सर ने- आप वो एक्सपीरियंस शेयर करें कि क्या है. मैं अंकल को प्यार से सेठ बोलता हूँ एंड ही डजंट माइंड दैट. एंड ही इज़ अ वेरी जेंटलमैन पर्सन. बहुत मज़ा आता है इनके साथ काम करने में. और भरोसा मानो हम सब लोग नाम के सीए हैं. इनके हिसाब के सामने जब ये हिसाब करते हैं ना सेठ, तो हिसाब के सामने बड़े बड़े पानी कम हो जाते हैं. एंड ही इज़ एन अमेजिंग पर्सनैलिटी. और भरोसा मानो पैसे का रत्ती भर भी घमंड नहीं, रत्ती भर भी. और एकदम डाउन टू अर्थ है. और मैं यही चीज़ें इनको देखकर और सीखता हूँ मुझे लगता हमेशा. है कि हमारे पापा लोग में यही बहुत बड़ी बात होती है. गर्मी हम में आ सकती है, उनमें नहीं. तुम चाहे आज भी उनको मैं बोलता हूँ कि अपन पापा एप्पल फोन लेंगे, सैमसंग, दुनिया के फोन में ले सकता हूँ, पर आज भी उन्होंने एक फोन जबरदस्ती मैंने दिलाया था, वो भी वो 18,000 का, 23 का ले लिया था, 18 का. उन्होंने 10 बार ज्ञान दिया मुझे, तूने इतना महंगा मोबाइल लिया. एंड व्हेन आई से कि पापा मुझे एप्पल फोन लेना, ले लेना, फिर क्या प्रॉब्लम, अच्छा लेना. जब उनकी बात आती है, जब उनके कपड़े सिलवाने की बात आती है, जरूरत नहीं है. ही इज सो डाउन टू अर्थ. आई थिंक वी हैव लर्नड फ्रॉम आवर हमारे डैड होते ही ऐसे. खुद के लिए उनको कुछ नहीं चाहिए, बट हम जब मांगते हैं इट इज ऑलवेज रेडी. सीए ना होते हुए सीए का ज्ञान दे देते हैं. और अंदर की बात बताता हूँ, स्वप्निल सर अभी भी पापा से डरते हैं. अभी भी. और आपको यकीन बताऊं, सारे रैंक ऑर्डर्स आप भी सुन लेना. एक बात जो मैं फॉलो करता हूँ, मैं चाहे कमाता हूँ और मेरा हर पाई मेरे पापा के पास जाता है. मुझे अगर 200 रुपए भी चाहिए, आई आस्क हिम, देन आई गेट.
ऐसा नहीं है। इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट। और ऐसा नहीं है कि उनका मेरे ऊपर कंट्रोल है। मैं अगर मांगू तो सारी चाबियां मेरे पास हो सकती है, बट आई नो ही डिजर्व्स इट। मतलब अगर ही फील्स नाइस दैट कि आज मैं पूछ रहा हूँ, राइट, मतलब ही रियली फील प्राउड कि यार नहीं यार तू क्या ये मांगता तेरे पास रख। तो ऐसे नहीं कभी भी, एवरी टाइम व्हेनेवर आई वांट मनी आई आस्क हिम अगेन एंड आई रियली फील प्राउड व्हेन ही सेड क्या ये भी कोई बात है। फिर भी मजा। यस, तो इस माध्यम से आज जो भी हुआ, थैंक यू सो मच यार, बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड ही इज एट द एज ऑफ 67 ही रियली वर्क्स हार्ड, गेट्स अप इन द मॉर्निंग, विल डू योगा प्राणायाम करेंगे 3 घंटा, मुझे ज्ञान देंगे तू भी ये करा कर। मैं जिम जाता हूँ, वो योगा प्राणायाम करते हैं, तो हम लोग का थोड़ा सा वहाँ पे मिसमैच होता है। ढील तेरी ये सब क्या करता है, बॉडी वॉडी बनाता है, अंदर की जान अच्छी होना चाहिए। ही आस्क्ड मी टू डू प्राणायाम एंड योगा ऑल दैट। और फिर ही इज सो इनटू इट, एट द एज ऑफ 67 ही इज वर्किंग सिंस 9 o'clock इन द नाइट। और मेरे सारे एम्प्लॉइज जानते हैं कि ही इज देयर मोर देन मी, ही इज देयर इन द ऑफिस। और फिर भी चेहरे पे रत्ती भर की शिकन नहीं है। संडे को मैं आराम कर लेता हूँ, ही डजंट डू। और आपने कभी अपने माँ बाप को, पापा को एक बार कभी पूछना पापा आप कैसे हो, तो हमेशा बोलेंगे बेटा एकदम फाइन हो गए। हजारों टेंशन दिल में चलते हैं, दिमाग पे चलते हैं, पर इजहार कभी नहीं करके, वो हमारे पापा हैं। दुनिया की चीजें होती हैं, lots of pressure, he'll work harder day and night, but he will never express कि he is working so hard, कभी जताएंगे नहीं, silently he'll be doing his job. So thank you so much everyone for giving this opportunity। आप सभी को थोड़ा इमोशनल कर दिया, thank you so much but yeah। Hey guys, welcome back. So we are moving on chapter number 2, appointment and the remuneration of the manager personnel। दोस्तों हम लोग कर रहे हैं अमेंडमेंट ऑफ चैप्टर नंबर 2। आप सभी जानते हो डायरेक्टर के तीनों चैप्टर में अमेंडमेंट है, और इस बार अमेंडमेंट का नाम अगर डायरेक्टर्स के अमेंडमेंट रखते तो भी चलता, बिकॉज मैक्सिमम अमेंडमेंट सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर्स में हुए हैं। इसके अलावा जो बाकी चैप्टर्स है उसमें एक आध दो अमेंडमेंट्स है, वो ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है। ज़्यादा अमेंडमेंट की संख्या जो है वो डायरेक्टर्स में है। और जिन जिन लोगों ने अब तक मेरी पेन ड्राइव ली है, बुक्स ली है, वो हमेशा कहते हैं सर आप जो अमेंडमेंट आया हुआ है आपके बुक में नहीं है। अरे मेरे भाई अंडरस्टैंड करो, जब तक आरटीबी में अमेंडमेंट्स नहीं आते हैं, कोई भी टीचर इस बात का रिस्क लेना नहीं चाहता है कि वो अमेंडमेंट्स पढ़ा दे और बाद में आईसीए कह दे कि अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल। जैसे इस बार आईडीटी में हुआ था, आईडीटी के टीचर्स ने अमेंडमेंट पढ़ा दिया, आईसीए ने बाद में कह दिया आरटीबी में कि ये अमेंडमेंट जो भले ही नोटिफाई हुए हैं पर वो इस बार एग्जामिनेशन में पूछे नहीं जाएंगे। फिर टीचर्स को वापस से बुलाकर उनको नए दूसरे अमेंडमेंट पढ़ाना पड़े जो पुराने थे। तो इसलिए हम लोग आई थिंक इट इज़ द राइट स्टेप, जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। पर आप लोग इंस्टीट्यूट शुड नॉट टिक इट अदरवाइज। ये कोई भी लॉ के फैकल्टी का प्रॉब्लम नहीं है हर बार उसको बजाना लॉ के फैकल्टी को, तुमने अमेंडेड नहीं दिया। भाई जितने भी पेन ड्राइव लोगों ने मेरे लिए, जितने वर्चुअल क्लासेस किए हैं, हम लोग क्यों जानबूझ के आपको आउटडेटेड पढ़ाएंगे। पर आप अंडरस्टैंड करो, इट इज़ नॉट डन डेलिबरेटली, बट अनलेस दिस ए कन्फर्मेशन फ्रॉम आईसीए हाउ कैन वी टीच यू अमेंडमेंट्स। सो एक बार आईसीए नोटिफाई करती है और फिर उसके बाद में पढ़ाने का मजा भी आता है और आपको एक ऑथोरिटी रहती है, हाँ ये पक्का एग्जामिनेशन में आने वाला है। और अमेंडमेंट का पोर्शन अगर हम लोग देखते हैं कंपेयर टू द एंटायर पोर्शन, इट इज नॉट मोर देन 1% और 2%। पर आप इतना बात का बतंगड़ बनाते हो ना, अमेंडमेंट अमेंडमेंट अमेंडमेंट, यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट इट। कम ऑन यार, 99% अगर सिलेबस सेम है, अगर 1% है तो क्या उखड़ जाएगा आपको, राइट। तो यू शुड टेक इट सो लाइटली यार। मतलब खुद भी अपने आप को परेशान करते हो, नहीं नहीं बहुत अमेंडमेंट आए। अरे मैं पढ़ा रहा हूँ ना भाई, इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज के बाद में अगर गलती से अगर ऐसा हुआ ना, ऐसा होना नहीं चाहिए, गलती से अगर इस अटेम्प्ट में फेल हो जाता है, अगले अमेंडमेंट में अगर आएंगे उसकी भी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। भविष्य में जितने भी अमेंडमेंट्स आएंगे ना, हर बार एग्जामिनेशन के पहले मैं वॉलंटरी डालता हूँ, वो मेरा काम है, मैं करूँगा, मेरा धंधा है ये, राइट। और मुझे अच्छा लगता है जब लोग मुझसे पढ़े हो नहीं पढ़े हो मेरे डेटा को देखते हैं, मुझे अच्छा लगता है, ठीक है मैं कुछ काम में आ रहा हूँ, आपके सफलता में मेरा कोई कंट्रीब्यूशन है। तो इसके बाद में आपको ये मैसेज भी करना नहीं सर आपके अमेंडमेंट के लेक्चर्स आएंगे क्या, क्यों नहीं आएंगे, आएंगे हमेशा आएंगे। सर आपके चार्ट्स आएंगे क्या, मैं अभी देखो मैंने कलरफुल चार्ट्स आपको अपलोड करवा दिए। इट इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू, मैं एम ऑलवेज देयर। मतलब कि आपको सोचना नहीं, जब तक एसपी आपको टेंशन नहीं, अमेंडमेंट्स आते रहेंगे, चार्ट्स आते रहेंगे। चार्ट्स तक मैंने अमेंडेड आपको मेरे टेलीग्राम पे डलवा दी है, और अभी तक वैसे इसके साथ साथ में मैं सारे रिविजन लेक्चर्स अपलोड करा रहा हूँ। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, कम ऑन गाइस, कॉन्सेंट्रेट, डरने की कोई बात नहीं है। So guys, let's start. Let's do it. Section number 196, appointment of MD, WTD and managers. आप सभी जानते हो ये कंपनी के बहुत बड़े लोग, इनको मैनेजर्स कहते हैं, इनको MD, WTD मैनेजर्स कहते हैं। ये होते हैं कंपनी के मैनेजरल पर्सनल। इनका अपॉइंटमेंट, इनका रेम्यूनरेशन, इनका अपॉइंटमेंट होता है सेक्शन नंबर 196 में, इनका रेम्यूनरेशन डिसाइड होता है 197 में, ठीक है ना। तो डिस्क्वालिफिकेशन क्या होता है, डिस्क्वालिफिकेशन बहुत ही ईजी है, आप सभी जानते हो 4 डिस्क्वालिफिकेशन है। उसकी उम्र 21 से कम नहीं होना चाहिए, 70 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो कन्विक्टेड नहीं होना चाहिए 6 महीने से ज़्यादा के लिए, वो इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, और साथ साथ में और एक कंडीशन होती है कि वो यहाँ पे लिखा था
कि उन्होंने किसी भी क्रेडिटर का पैसा न चुकाया, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं 21 साल से कम 70 साल से ज़्यादा की उम्र होने वाले लोग कभी भी केएमपी मतलब सॉरी कभी भी एमडी, कभी भी डब्ल्यूटीडी और मैनेजर नहीं बन सकते। दे कैन नॉट बिकम एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर इफ ही इज नॉट कंप्लीटिंग 21 एंड ही इज नॉट लेसर देन 70। मतलब 70 से ऊपर वाले लोग और 21 से छोटे लोग कभी भी एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर नहीं बन सकते। अब क्या अमेंडमेंट आया? Provided that the person who has attained age of 70 years be appointed to such office by passing what? जिसकी उम्र 70 से, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल था इसमें, हमारे जो क्या नाम उनका, नारायण मूर्ति है, जिनकी उम्र 70 से ज़्यादा भी है, फिर भी वो अभी भी एमडी डब्ल्यूटीडी है। तो ऐसे लोग अगर आपको अपॉइंट करना है तो आपको एसआर पास करना जरूरी होता है। ये हमने ऑलरेडी क्लास में पढ़ा, ये अमेंडमेंट नहीं है। इन विच द केस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, ये सब कुछ सही है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर नो सच एसआर इज पास्ड but vote cast in favor of the motion exceeds the vote, if any, and cast against the motion, the central government decided and satisfied on an application made by the board that such appointment is the most beneficial to the company, the appointment of person who has attained the age of 70 years may be made. इसका मतलब है अमेंडमेंट के पहले क्या था? Before meant more than 70 years का आदमी अगर अपॉइंट हो रहा है एमडीडब्ल्यूटीडी तो उसको क्या जरूरी था? उसको एसआर पास करना जरूरी था। आफ्टर अमेंडमेंट क्या हुआ है? अब अगर आपका एसआर तो अभी भी चलेगा। अगर एसआर नहीं पास कर रहे हो तो ऑप्शन 1 एसआर, ऑप्शन नंबर 2 आप ओआर पास करिए प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन ले लीजिए। अगर आपने ओआर भी पास कर लिया, यहां पे ओआर कहना उचित नहीं होगा। जितने लोग फेवर में वोटिंग कर रहे हैं, मान लो 11 लोग वोटिंग कर रहे हैं और 6 लोग फेवर में वोटिंग कर रहे हैं और 5 लोग अगेंस्ट में वोटिंग कर रहे हैं। फेवरेबल का ओपिनियन अगर अगेंस्ट वालों के ओपिनियन से अगर ज़्यादा होगा तो हम और अगर इनकी इच्छा है कि नारायण मूर्ति को क्या करेंगे, मान लो मीटिंग में, जनरल मीटिंग में 11 ही लोग आए, 6 लोग हाँ कह रहे हैं, 5 लोग ना कह रहे, तो एसआर पास हुआ क्या? नहीं, एसआर तो 75% अबो पे होता है। तो आप कहेंगे तो सही नहीं हुआ, फिर भी वो माना जाएगा हाँ अच्छा हुआ, कोई बात नहीं। अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट की नज़र में ऐसा लगता है कि नहीं, इस कंपनी के भविष्य के लिए, इस कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ के लिए नारायण मूर्ति से अच्छा आदमी नहीं है, अगर सीजी को ऐसा फील हुआ तो भले ही आपने एसआर नहीं पास किया है, फिर भी ऐसा अज्यूम कर लेंगे कि आपने एसआर पास किया। फर्स्ट अमेंडमेंट फ्रॉम दिस चैप्टर इज ओवर। ओके, नेक्स्ट, कम ऑन, चेक इट आउट गाइस। अगला अमेंडमेंट आपके सामने ही रहा 196 सबसेक्शन 4 के साथ में दोस्तों, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 197 एंड शेड्यूल 5, MDWTD manager shall be appointed and the terms and conditions of such appointment and remuneration payable be approved by board. अपॉइंटमेंट भी बोर्ड के द्वारा होगा, रेम्युनरेशन भी बोर्ड के द्वारा, एट द मीटिंग विच शैल बी सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ व्हाट, रिजोल्यूशन एट व्हाट, नेक्स्ट जनरल मीटिंग। तो भले ही यहाँ पे बीआर पास करते, किसी को भी अपॉइंट करते बीआर तो पास करते हैं, साथ में अगले मीटिंग में ओआर पास। ये अमेंडमेंट के पहले से ही वैसा था। एंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन केस ऑफ सच अपॉइंटमेंट एज एट वेरिएंस ऑफ द कंडीशन स्पेसिफाइड इन दैट शेड्यूल स्पेसिफाइड इन पार्ट 1। दोस्तों कुछ नहीं था, पहले लिखते थे इन दैट शेड्यूल, मतलब पहले शेड्यूल 5 का नाम पूरा था कि शेड्यूल 5 की कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो आपको सीजी की परमिशन लगेंगी। अब ऐसा लिख दिया स्पेसिफाइड इन द पार्ट 1 ऑफ द शेड्यूल, बिकॉज शेड्यूल में काफ़ी सारे पार्ट होते हैं। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग शेड्यूल दे रोट पार्ट 1 ऑफ द शेड्यूल, मतलब पहले भी शेड्यूल 5 था, अभी भी शेड्यूल 5 है, सिर्फ इतना लिख दिया शेड्यूल 5 का पार्ट 1, पहले था शेड्यूल 5। तो पहले उनसे गलती हो गई तो उन्होंने सुधार ली, कुछ नहीं किया। आपके लिए कुछ खास अमेंडमेंट नहीं है। सर क्या होना चाहिए? अगर किसी को भी अपॉइंट करें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रेजोल्यूशन लगेगा, ओआर लगेगा। और अगर शेड्यूल बोलो ना 5 के अगर पार्ट 1 की कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो आपको सीजी लगता है। अमेंडमेंट के पहले ये वाला पार्ट एज इट इज था, इसमें ही बदलाव हुआ। पहले लिखते थे अगर शेड्यूल 5 फॉलो नहीं किया तो सीजी, अब लिखते हैं शेड्यूल 5 का पार्ट 1 फॉलो नहीं किया तो सीजी। इतना ही, आपके लिए कुछ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ मतलब नहीं है। ये अमेंडमेंट अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे, इग्नोर कर दो इसको, इग्नोर। आगे
क्या लिखा है, बहुत ही उम्दा लिखा है, ध्यान से देखें। आप सभी जानते हो सारे डायरेक्टर्स को मिला के 11% से ज्यादा, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो चाहे नॉन एग्जीक्यूटिव हो, उनकी पूरी मिला की जो नेट प्रॉफिट 198 सेक्शन के हिसाब से बनती है, उस नेट प्रॉफिट अगर 1000 करोड़ है तो 110 करोड़ से ज्यादा सबका रेम्यूनरेशन नहीं हो सकता। कंपनी 100 करोड़ कमाती है तो सभी डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन मिला के 11 करोड़ से ज्यादा का नहीं हो सकता। और 11 करोड़ से ज्यादा देने की जरूरत होती थी पहले, तो यू आर सपोज टू टेक द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब वहां पे आया अमेंडमेंट कि सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछने की जरूरत नहीं। जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, भाई मेरी कंपनी के अगर शेयर होल्डर को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से क्यों पूछूंगा। आप क्या करेंगे, कंपनी जनरल मीटिंग सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 5 मे पे रेम्यूनरेशन इन एक्सेस ऑफ 11%। समझ गया क्या, जनरल मीटिंग में ओआर पास करके भी आप 11% से ज्यादा का दे सकते हो। इसका अर्थ हुआ है अब सेंट्रल गवर्नमेंट को इस काम से मुक्ति मिल चुकी है, और मुक्ति साथ साथ में कंपनी को भी मिल चुकी है। इन केस कंपनी वांट्स टू मेक द पेमेंट मोर देन 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ एज पर 198, they can make the payment of more than 11% without taking the permission of what? CG। अब उनको अपनी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में क्या करेगा काजी, क्योंकि अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लोग जिसका पैसा अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सीजी से क्यों पूछूं मैं, अननेसेसरी बर्डन था। अच्छा हुआ और सीजी को भी छुटकारा मिल गया फालतू ही काम से। अब अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्टर को, किसी एक डायरेक्टर को 5% से ज्यादा का दे रहे हैं तो पहले लिखते थे with the approval of company general meeting by SR। समझ में आ रहा है आपको? इंटरनल लिमिट जब बढ़ाते थे पहले, जो 11% के लिमिट के अंदर थी, पर इंडिविजुअल लिमिट जो होती ना, एक अगर MDWTD है तो 5%, एक से ज्यादा है तो 10%, ऐसा था पहले। अब कहते हैं एक आदमी को, अगर एक ही आदमी को 5% से ज्यादा दे रहे हैं, अमेंडमेंट के पहले लिखते थे अगर आपने सिर्फ ओआर भी पास कर ले तो चलेगा। अमेंडमेंट के बाद लिखते हैं अगर एक आदमी को 5% से ज्यादा दे रहे होंगे ओआर से नहीं, एसआर लगेगा। I hope it is understood, guys. Now next, provided also that where the company has a defaulted in the payment of dues of any bank, public financial institutions, non-convertible debenture, लोग घर पे दिवाला, अपने घर पे दिवाली, ये कैसा अन्याय। दोस्तों अगर आपने लोगों से पैसे लिए हैं, वो पैसे का देने का नाम नहीं, और आप अपने घर वालों को एक्सेस में रेम्यूनरेशन दे रहे हो। इसलिए एक्सेस में रेम्यूनरेशन देने से पहले ओआर एसआर सीजी तो अलग ही है, वो तो करना ही पड़ेगा। साथ साथ में आपकी बार क्या कहा है, जिन बैंक के पैसे आपने डुबाए हैं, जिन पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने पैसा लिया और टाइम पे नहीं दिया, उनकी भी परमिशन लेना जरूरी है। और एनी अदर मतलब कोई बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या कोई डिबेंचर का पैसा आपने नहीं दिया या अदर सिक्योर क्रेडिटर का पैसा दिया नहीं, उनके प्रायर अप्रूवल के बगैर आप एज द केस में भी शैल बी ऑब्टेन बिफोर ऑब्टेनिंग अप्रूवल इन व्हाट जनरल मीटिंग। समझा क्या आपको क्या बोला? अगर आप एक्सेस, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? अगर आपने किसी भी डायरेक्टर को लोन देते हो ना, तो आप क्या करते हो, बीआर ओआर तो पास करते ही हो, पर उस बीआर ओआर को पास करने के साथ साथ में आपने इनको भी पूछना चाहिए। अब कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि सर लिमिट से ज़्यादा देंगे तभी हम लोग बैंक से पूछेंगे। मान लो कोई 11% से अंदर दे रहे हैं, भाई साहब अगर आपने कुछ भी सैलरी देना है, कुछ भी 1 रुपये भी सैलरी देना है, इनसे पहले पूछना, क्योंकि अगर आप बैंक का दिवाला निकाल रहे हो और खुद में सैलरी बांट रहे हो, ये कैसा इंसाफ? बताओ ऐसा करने से क्या होगा? आप बैंक की वसूली में फायदा होगा। बैंक को बगैर पूछे ये लोग ना विद इन लिमिट दे सकते हैं ना बियॉन्ड द लिमिट दे सकते हैं। अगला सवाल, नो प्रॉफिट और प्रॉफिट आर इनएक्विड। अगर कम, आप सभी जानते हो शेड्यूल 5 के लिमिट से अगर कंपनी सफरिंग फ्रॉम द लॉसेस, आप सभी जानते हो एक लिमिट होती है 60 लाख, 84 लाख, 1 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, और उसके अभाव आप जानते हो अप टू 5 करोड़, अप टू 100 करोड़, अप टू 250 करोड़, ये सारे हमने वो लिमिट देखी थी। और सभी को लिमिट मालूम, उस लिमिट के आगे जाएंगे, डबल तक जाएंगे तो एसआर लगता था, और उस डबल के ऊपर जाएंगे तो आपको सीजी की परमिशन लेने की जरूरत थी। ये ओरिजिनल चीज है जो अमेंडमेंट के पहले की बात थी। अब क्या किया, इफ द कंपनीज नॉट कंप्लाई विद सच प्रोविजन, जो लिमिट दी है 60 लाख 84 लाख की, इन द अबव केस देन प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी टेकन। ये अब निकाल दिया गया है। मतलब अगर लिमिट से ज़्यादा भी दे रहे होंगे आप, देखो, इफ एनी फाइनेंशियल ईयर कंपनी हैज नो प्रॉफिट और इनएडिक्वेट, द कंपनी शैल नॉट पे रेम्यूनरेशन
ऑफ एनी सम एक्सक्लूसिव ऑफ सिटिंग फीस, इनके अलावा मतलब जो भी फीस देंगे, सिटिंग फीस के अलावा जितनी फीस देंगे, इंक्लूडिंग एनी MD/WTD एक्सेप्ट इन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ व्हाट शेड्यूल 5। तो बोल रहे हैं शेड्यूल 5 के जितनी परमिशन है उस परमिशन में ये लिखा था कि विद इन लिमिट देंगे तो आपने कोई टेंशन नहीं है, 60/84 देंगे तो उस 60/84 के डबल तक देंगे तो कहते थे आपने SR पास करना चाहिए, और उससे भी ऊपर देंगे तो आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को पूछना चाहिए, ऐसा लिखा था यहाँ पे। पर अब वो लिखा दिया गया, मतलब लिमिट से ज़्यादा देने पर भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को पूछने की जरूरत नहीं है। इन केस वेयर द शेड्यूल 5 इज एप्लीकेबल ऑन द ग्राउंड्स ऑफ नो प्रॉफिट एंड inadequate profits, any provision relating to the remuneration of any director which purports to increase or has the effect on increase the amount thereof, whether the provision be contained in the company's memorandum or articles or in the agreement entered into by it or in any resolution passed by the company in general meeting its board, shall not have any effect unless such increase in the accordance with the conditions specified in the schedule, and if such conditions are not being complied। अरे क्या लिख रहा है, कुछ नहीं लिखा भाई। जब कंपनी को प्रॉफिट कम, एक तो कंपनी को प्रॉफिट हुआ ही नहीं है, या फिर कंपनी का प्रॉफिट बहुत ही कम है जो रेम्यूनरेशन के लिए बहुत कम माना जा रहा है, ऐसे समय पे पहले लिखते थे कि प्रॉफिट अगर आपका हुआ नहीं है और इनएडिक्वेट है तो आपने उतनी ही सैलरी देना चाहिए जितनी शेड्यूल 5 में लिखी है। पर शेड्यूल 5 में ये लिखा था अगर आप शेड्यूल 5 के हिसाब से नहीं दे पा रहे हो, उससे ज़्यादा देने की आपकी इच्छा हो रही है, तो आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को पूछना चाहिए। तो अब वो हटा दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट को पूछने की ज़रूरत नहीं है, दैट्स ऑल। और यहाँ पे क्या लिखा था, in case of whether schedule 5 is applicable on the grounds of no profit, any provision relating to the remuneration of any director which purports to increase or has effect of increasing the amount thereof, whether the provision be contained in the company's memorandum or articles or the agreement entered into by it or in any resolution passed, shall not have, मतलब अगर आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रिजोल्यूशन में कुछ पास हुआ होगा या आर्टिकल में लिखा होगा या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में लिखा होगा, अगर ऐसा कुछ भी लिखा है रेम्यूनरेशन के बारे में, तो आपने क्या बोला है उन्होंने, इट शैल बी डन इन व्हाट शेड्यूल। मतलब चाहे अगर आपके ऐसा लिखा होगा AOA में कि भले ही लॉस हुआ ना, फिर भी हम लोग 25% उसको क्या देंगे, रेम्यूनरेशन देंगे, तो बोलेंगे उसको मारो गोली, उतना ही दो जितना शेड्यूल 5, मतलब शेड्यूल 5 विल ऑलवेज प्रिवेल। पर शेड्यूल 5 में क्या लिखा था पहले, शेड्यूल 5 से भी ऊपर देना तो सीज था, अब क्या बोला है, उतना ही करो। कितना, देखो मैं आपको समझाता हूँ क्या मैं बोल रहा हूँ। चलो AOA में लिखा था कि आपने लॉस भरी हालात में 1.5 करोड़ देना चाहिए। शेड्यूल 5 में क्या लिखा है, अगर ऐसी कंडीशन हो तो आपने 60 लाख देना है एग्जाम्पल, तो कितना देना चाहिए आपने, 60 लाख। शेड्यूल 5 से बड़ा कोई नहीं है, पर शेड्यूल 5 अगर नहीं फॉलो कर रहे ना आप, तो आपको CG, अगर आप 60 के बदले अगर उसको 70 दे रहे हो, 70 लाख, तो आपको किसको पूछना पड़ता था। ये कब की बात है, आमिन आप बोल रहा है 60 लाख के ऊपर जाने का ही, जाने के बाद 60 लाख के ऊपर जा रहे होंगे आप, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की पूछने की जरूरत नहीं है। अर्थात क्या हुआ इसका, मतलब कंपनी कैन गिव मोर देन 60 lakhs, फिर भी उनको सेंट्रल गवर्नमेंट को पूछने की जरूरत नहीं है। मतलब कंपनी अपने अंदर ही अंदर जनरल मीटिंग में OR पास करके उस लिमिट की मर्यादा को क्रॉस कर सकते हैं। समझ में आया, इसका ये अर्थ नहीं है कि कंपनी 60 लाख से ऊपर दे ही नहीं सकती। कई लोग बोलेंगे सर काट दिया, इसका मतलब क्या है भाई, 60 लाख के ऊपर जाने के लिए पहले लिखते थे किसकी परमिशन है, यहाँ पे लिखा था इफ द कंडीशंस आर नॉट कंप्लाइड, आपको CG का अप्रूवल लेना पड़ेगा, अब वो काट दिया, इसका मतलब क्या लिखा है, अनलेस सच इंक्रीज इन द व्हाट अकॉर्डिंग विद द कंडीशन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल। अब इसका दूसरा इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकता है कि शेड्यूल 5 से ज्यादा दे ही नहीं सकते। नहीं समझा आप मैं क्या बोलना चाहता। अब इसके दो इंटरप्रिटेशन है कि सर शेड्यूल 5 में अगर लिखा है 60 लाख, तो 60 लाख के अंदर ही देना पड़ेगा क्या। एक बच्चा बोलेगा सर शेड्यूल 5 के जितना अंदर है उतना ही दे दो, उसके ऊपर देना नहीं चाहिए। और दूसरा इंटरप्रिटेशन ये है कि हाँ ज्यादा देना है तो CG को पूछने की जरूरत नहीं, आप जनरल मीटिंग में पास कर लो, क्योंकि अभी तक क्या लिखा है, इट शुड बी एज पर ओनली शेड्यूल 5। ये नहीं लिखा कि एक सिर के केस में क्या करना चाहिए। तो अब एक सिर के केस में हमारे पास दो इंटरप्रिटेशन है, एक तो एक सिर कर ही नहीं सकते और दूसरी बात एक सिर करना भी है तो अब जनरल मीटिंग में और पास क्या कर सकते हैं। एक सीट नहीं करे तो हमेशा ओवर पास करना ही पड़ता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर एक सीट के ज़्यादा करना है तो हमारे पास में दो इंटरप्रिटेशन मौजूद है। एक इंटरप्रिटेशन ये कहता है
कुछ इस टाइप के लोग होंगे, सर अभी इस बात का खुलासा कौन करेगा? बेटा जब तक इसके ऊपर कोई केस लॉज नहीं बनेगी, ना मैं जानूंगा ना आप जानेंगे, क्योंकि इसके ऊपर क्या लिखा है कि शेड्यूल 5 के हिसाब से होना चाहिए। और वो बोलते हैं कि शेड्यूल 5 की कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो पहले कहते थे सीजी को पूछना चाहिए। अब क्या लिखा है? शेड्यूल 5 के ऊपर के बारे में क्या करना, एक्सीड करने के बारे में कुछ नहीं। अब एक्सीड करने की यहाँ पे ये इंटरप्रिटेशन की बात है। अब आप मुझसे झगड़ा करोगे सर क्या एग्जैक्ट मतलब है, तो आपको इतना लिखना है शेड्यूल 5 के हिसाब से ही कंपनी का रेम्यूनरेशन होगा, उसके अलावा आपको एग्जामिनेशन में कुछ नहीं बोला। अब एक्सीड कर दिया समझो शेड्यूल 5 से ज़्यादा, दो इंटरप्रिटेशन है। अगर आप जनरल मीटिंग में फैसला कर लो, कुछ लोग बोलेंगे ऐसा क्योंकि आप सेंट्रल गवर्नमेंट को हटा दिया, या फिर कुछ लोग बोलेंगे ये अलाउड ही नहीं है। तो ये अभी इंटरप्रिटेशन है। सर आप बोलेंगे इसका खुलासा कब होगा? जब फ्यूचर में इसके ऊपर कोई केस लॉ बनेंगी तो हमें सबको खुलासा हो जाएगा कि एक्सीड के केस में क्या करना है। ठीक है, ओके। रिफंड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, किसकी बात करेंगे? रिफंड की बात करेंगे। रिफंड बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे बहुत सारी चीजों को हटा दिए गए, और पहले ऐसा लिखते थे कि कोई डायरेक्टर ने अगर एक्सेस में विड्रॉ किया ना, एक्सेस में, if any director draws or receives directly indirectly by way of remuneration any such sums in excess of the limits prescribed by this section or without the prior section of a central government where it is required, he shall refund, उसने वापस लाके देना चाहिए। और द कंपनी until such sum is what refunded, उसके ट्रस्ट में। ये अमेंडमेंट के पहले की बात है। क्या है अमेंडमेंट के पहले? अगर किसी ने, अगर मान लो कंपनी के 11% के हिसाब से 110 करोड़ ले जाना चाहिए थे, अब उसने 120 करोड़ लेके चल गए, तो 10 करोड़ जो एक्स्ट्रा लेके गया ना, वो इज्जत से वापस लाके दे दे। और जब तक उसने लाके नहीं दिया, वो उसने हिफाजत से अपने पास रखना चाहिए, खर्च नहीं करना चाहिए। इसके जो उसको कहते हैं इंटरेस्ट रखना चाहिए। इंटरेस्ट मतलब क्या? अपनी अमानत संभाल करके। ये अमेंडमेंट का पहले का है। अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ? इफ एनी डायरेक्टर ड्रॉज और रिसीव डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाय वे ऑफ रेम्यूनरेशन एनी सच सम एक्सेस ऑफ द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड बाय सेक्शन विदाउट, और समटाइम्स जब अप्रूवल लेता है, अप्रूवल भी नहीं लिया, ही शैल रिफंड सच सम्स टू द कंपनी। अब क्या लिखा है? पहले कहते थे रिफंड लाना चाहिए, अब लिख दिया 2 साल के अंदर आना चाहिए, और सच लेसर पीरियड जो इन्होंने प्रिस्क्राइब किया होगा, और सच लेसर पीरियड एज में बी अलाउड बाय द कंपनी। समझा क्या? मतलब कंपनी ने बोला होगा नहीं हमने बोला 1 साल में आना चाहिए, तो इन दैट केस दैट पर्सन शुड रिफंड विद इन व्हाट? लॉ ने अगर 2 साल का होगा और कंपनी ने 1 साल का होगा, तो उसको रिफंड 1 साल में लाके देना पड़ेगा। एंड अनटिल सच सम इज रिफंडेड, वो उसने अपने ट्रस्ट में रखना चाहिए। आपको ये अमेंडमेंट डिफिकल्ट लग रहा है? कल भी लिखा था वापस लाना चाहिए, आज भी लिखा था। कल इतना लिखा था वापस ला के दो, आज लिख दिया वापस लाना है तो 2 साल के अंदर ही आना चाहिए, या फिर कोई और पीरियड प्रिस्क्राइब किया होगा विच वाज अर्लियर के हिसाब से लाके देना चाहिए। द कंपनी शैल नॉट वेव द रिकवरी ऑफ एनी सम रिफंडेबल टू 8 अंडर सबसेक्शन 9 अनलेस अप्रूव्ड बाय द कंपनी बाय एसआर विद इन 2 years फ्रॉम द डेट। समझा क्या? पहले क्या बोलते थे? एक डायरेक्टर को बोलो ना, उसकी रिकवरी माफ करने का अधिकार सबसे पहले किसको था? पहले कंपनी सब कुछ कर नहीं सकती जब तक वो सेंट्रल गवर्नमेंट को परमिशन नहीं। अब क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट क्या किया पूरे इसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट को सब हटा दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है कि लेट मी फोकस ऑन माय वर्क। हर एक कंपनी कुछ भी कर रही है, हमको काय को घुसेड़ रहे बीच में? तुम तुम्हारे कंपनी का मैटर तुम संभालो। अगर किसी का रिफंड आना है, वो रिफंड भी वेवर हो सकता है। पहले ऐसा लिखते थे सीजी के परमिशन से, आप बोलते सीजी के परमिशन से नहीं। अगर कंपनी में अगर सारे जनरल मीटिंग में एसआर पास हो रहा है, बोलो ना कितना? बाय द कंपनी विद इन व्हाट 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ सच सम रिफंडेबल। समझा क्या बोला? जिस दिन से ड्यू हुआ था, रिफंड ड्यू हुआ था, उसके 2 साल के अंदर का कंपनी ने एसआर पास कर लिया, तो उसने वो उस बंदे को जिसने एक्सेस लिया था वो वापस लाने की जरूरत नहीं है। Provided that where the company has defaulted in the payment of dues to any bank or public financial institution, वो सारी बातें वही है। मैं आपको समझा तो क्या लिख रहा है? मतलब वेवर करने से पहले साला तुम लोग बैंक का पैसा नहीं भरते हो, सिक्योर क्रेडिटर का पैसा देने का नाम नहीं, और अपने डायरेक्टर को एक्सेस दिए हुए पैसे तुम मांगते नहीं हो। या अगर तुम्हें उसका पैसा वेव करना है, वेवर देना है, तो एसआर की नहीं, एसआर के साथ साथ में उन बैंक को, उन सिक्योर क्रेडिटर को, उन डिबेंचर होल्डर को भी पूछ लेना, बिकॉज जिनके पैसे आपने ड्यू होने के बावजूद भी नहीं दिए। समझ? एक को आप एक्सेस दे रहे हो और एक का जो पैसा है वो नहीं दे रहे। 197 subsection 16. The auditor of the company shall in his report under section 143
143 मालूम है, ऑडिटर्स का रिपोर्ट होता है. मेक अ स्टेटमेंट एज टू वेदर द रेम्युनरेशन पेड बाय द कंपनी टू इट्स डायरेक्टर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन. अच्छा, whether the remuneration paid to any director is in excess of the limit laid down under this section. कुछ नहीं करना है. आज के बाद में ऑडिटर की भी जिम्मेदारी हो गई, सारा रेम्युनरेशन चेक कर ले, कहीं किसी का रेम्युनरेशन एक्सेस में गया तो नहीं. अगर गया होगा तो उसने अपने ऑडिट रिपोर्ट में लिखना चाहिए. मतलब अगर आप देखेंगे लॉ ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट का टेंशन हटा दिया पर उनके ऊपर ऑडिटर का बढ़ा दिया. अब सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन नहीं है तो फिर भी शेयर होल्डर का इंटरेस्ट तो प्रोटेक्ट करना ही है. तो आज के बाद में अब ऑडिटर अपने ऑडिट रिपोर्ट में लिखेगा जिन जिन डायरेक्टर को एक्सेस में पेमेंट गया वो ऑडिट रिपोर्ट में लिखा जाएगा, ताकि हर शेयर होल्डर को यह मालूम चले कि कौन से डायरेक्टर को उसके औकात से ज्यादा, लॉ के लिमिट से ज्यादा रेम्युनरेशन दिया गया है. समझ में आया? आगे 197 subsection 70. One and from the commencement of the Companies Act 2017, any application made to the central government under the provision of this section which is pending with the government shall abate, and the company shall within 1 year of such commencement obtain approval in accordance with the provision of section as so amended. समझा क्या मैं क्या बोल रहा? जिन जिन लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट, अभी ये एक्ट आने से पहले क्या रूल था, अगर आप एक्सेस में दे रहे हो तो सीजी से पूछ कर को, पर अभी तक सीजी ने अगर अप्रूवल नहीं दिया है तो समझो सीजी आगे भी अप्रूवल नहीं देगा. मतलब ये रिट्रोस्पेक्टिव चालू हुआ है. अगर आपने सीजी से अप्लाई किया था और उन्हें सीजी ने अभी तक रिप्लाई, तब क्या करेंगे? अब से आगे भी नहीं देगा. तो क्या करना चाहिए? नया अमेंडमेंट के अंदर क्या लिखा है? अपने एसआर पास करना चाहिए. तो एसआर पास कर लो, तो ऐसा अज्यूम कर लेंगे आपने सीजी का परमिशन लिया है. समझा आपको मैं क्या बोला? आपने अप्लाई कब किया था? 1/4/2018, ठीक है ना? और आज की तारीख क्या है? मान लो 1/9/18. आज की तारीख क्या है? 13 मार्च 2019. अप्लाई कर दिया है सीजी को और सीजी ने अभी तक रिप्लाई दिया नहीं. आप क्या करेंगे? इस पीरियड में सीजी वाज सपोज टू रिप्लाई, बट सीजी का अभी तक रिप्लाई नॉट रिप्लाई, नो रिप्लाई येट. क्या करेंगे? कंपनी ने किसको अप्लाई किया था? अब कंपनी क्या करेगी? कोई बात नहीं, टेंशन लेने का नहीं. अब कंपनी का एक ऑप्शन है, अब कंपनी शुड फॉरगेट सीजी, और कंपनी ने वो करना चाहिए, अगर सेक्शन में अभी लिखा है एसआर पास करना तो एसआर पास करे, अभी अमेंडमेंट के बाद में ओआर लिखा तो ओआर करे. मतलब ये पूछने की ज़रूरत नहीं है. और अगर अभी के इसमें लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, पहले क्या लिखा था? इफ यू आर एक्सीडिंग द लिमिट, तो किसको पूछना जरूरी था? अब क्या बोल रहे हैं? अगर पर आपका सीजी को अप्लाई किया भी है तो भूल जाओ. अब ऐसा समझो सीजी को अप्लाई, और ऐसा अज्यूम करो कि ये जो सेक्शन आया हुआ है पहले से आया था, और आप ऐसा रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मान के वो करो जो अभी करना है. अभी कुछ नहीं, ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म है, बस एक सेक्शन है और इसके बाद में जो दिया वो पूरा डिलीट ही है. आगे आप सभी जानते हो 11% हम जब बात करते हैं, हम 5% की बात करते हैं, 10% की बात करते हैं, तो 198 सेक्शन का जो प्रॉफिट है आपके शेड्यूल 3 का प्रॉफिट नहीं चलता. भाई और बहनों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो आपने टैक्स कंप्यूटेशन के लिए जो पीएनएल किया है, वो टैक्स, वो पीएनएल के हिसाब से, वो प्रॉफिट के हिसाब से आपका रेम्युनरेशन नहीं जाता. रेम्युनरेशन कैसे जाता है? 198 के हिसाब से जाता है. इसीलिए दोस्तों 198, बोलो जल्दी से, 198 क्या क्या 198 में प्रॉफिट कैसे निकालते हो जाना. उसमें 4 बातें, क्या क्रेडिट होगा, क्या क्रेडिट नहीं होगा, क्या डेबिट होगा, क्या डेबिट नहीं होगा, व्हाट इज टू बी डेबिटेड, व्हाट इज नॉट टू बी डेबिटेड, व्हाट इज टू बी क्रेडिटेड, व्हाट इज नॉट टू बी क्रेडिटेड. ऐसे 4 बातें. अब इसमें किस में अमेंडमेंट आया? अमेंडमेंट आया किस में? कौन सी चीजें डिडक्टेड होगी, मतलब कौन सी चीजें पीएनएल में डेबिट की जाएंगी. उसमें सारी चीजें डेबिट होगी. सिर्फ एक ही चीज लिखी है, क्या लिखे? इतना अमेंडमेंट है एम में, बड़ा छपरी सा है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से इतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी पढ़ना है. द एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर द इनकम. मान लो आपका इनकम हुआ है 100 रुपए और 120 रुपए आपका खर्चा हुआ है, ठीक है ना? which had arisen in the computing the net profits in the accordance with the section in any year which begins at or after the commencement of this act. ये हटा दिया गया. In so far as such excess has not been deducted in the subsequent year, तो वो भी मान लीजिए आपने कमाई की थी 100 रुपए और आपका खर्चा होता है 120 रुपए, तो आपका ये किसी भी धंधे में तो ये 20 रुपए क्या करना चाहिए आपको पीएनएल में
डेबिट करना पड़ेगा। मान लो ये प्रीवियस ईयर के लॉसेस है, तो प्रीवियस ईयर में लॉस कितना हो गया? 20 रुपए का। तो 20 कहाँ होगा? वो कैरी फॉरवर्ड होगा। जिस साल का रेम्यूनरेशन आप दे रहे हो, बोलो आगे, उस साल में ये 20 रुपए का, ये भले ही पुराना एक्सपेंसेस है, आपको इस साल का एक्सपेंस मारना पड़ेगा। In the expense of expenditure over the income which had arisen in the computing the net profit in accordance with the section in any year. अब पहले क्या लिखा था? Any year which begins at or after the commencement of this act. अब ये एक्ट कब आया था? 1/4/2014 से हम लोग कहते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। कहते थे 2014, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, इन 5 सालों का लॉस आपको 19-20 में सेट ऑफ करते आएगा, ऐसा लिखा था। बोलो आप क्या बोल रहे हैं? अब ये कह रहा है ये 2014 के बाद का नहीं, बोलो आगे, इसके पहले भी कभी हुआ होगा ना, वो लॉसेस को भी इस साल के इसमें माइनस करना पड़ेगा। समझा? बताओ इससे क्या, किसका लॉस हुआ? क्योंकि जितना P&L के डेबिट में जाएगा उतना अपना प्रॉफिट कम दिखेगा, और प्रॉफिट कम दिखेगा तो जो रेम्यूनरेशन जाने वाला है 11% से मल्टीप्लाई करके वो रेम्यूनरेशन अपने आप ही कम हो जाएगा। इस बाद साल कंपनी का फॉर एग्जांपल 100 रुपये प्रॉफिट था, मान लो 60 रुपये था, और पिछले साल के कितने 20 रुपये माइनस हो जाएंगे, तो अब कितना प्रॉफिट माना जाएगा? 40 रुपये। 40 रुपये का 11% मतलब 4 रुपये 40 पैसे दिया जाएगा। आगे ये अमेंडमेंट खत्म होने के बाद में लास्ट अमेंडमेंट पढ़ेंगे, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। Notwithstanding anything contained in Act of the central government, हटा दिया। A company may, while according to its approval under section 196 to any appointment or any remuneration under section 196, मुझे पहले 200 के बारे में बोलने दो। ऐसा लिखा था पहले, अगर 197 सेक्शन में जो रेम्यूनरेशन देते थे, अगर रेम्यूनरेशन अगर उससे एक्सेस हो रही 11% से ज्यादा, तो यू आर सपोज टू टेक द परमिशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसा अमेंडमेंट के पहले था। अमेंडमेंट के बाद में क्या बोला? आप सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं। क्या करना पड़ेगा सर? आपकी कंपनी में, देखो यहाँ भी पढ़ा ना, ये सेक्शन आया इसलिए वो आया। आपको बोला गया था अब जनरल मीटिंग में क्या करो, OR पास कर लो अगर 11% से ऊपर जा रहे हैं। बोला था ना मियाँ बीवी राजू, तो क्या करेगा काजी? और 5% से ऊपर जा रहे थे तो पहले OR पास करना होता था। अब ऐसा, पर इस कंडीशन में जब भी था ना, पहले 11% से ऊपर देते थे SR, डबल से ज्यादा लॉस भरी हालात में जब लॉसेस होते थे तो जो लिमिट थी उससे डबल से ऊपर जाते थे ना, तो तब भी CG की परमिशन लगती थी। अब सवाल उठ रहा है CG की परमिशन की जरूरत रही नहीं। सेक्शन 200 क्या बोलता था पहले? CG अगर किसी को ये कह रहा है कि 11% से ज्यादा दे दो या डबल से ज्यादा दो, ये कब? इन केस ऑफ प्रॉफिट, ये क्या था? इन एडिक्वेट प्रॉफिट के केस में। तो हमें किससे पूछना पड़ता था? दोनों भी केस में CG। आप क्या बोला है? CG को पूछने की जरूरत ही नहीं। तो CG को क्यों पूछते थे? CG हाँ कब बोलता था मालूम है क्या? ये सेक्शन कहता था CG ने हाँ बोलने से पहले बोला आगे ये सारी बातें सोचना चाहिए, ऐसा पहले लिखा था। अब ये सारी बातें पहले CG सोचता था, ये कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन है क्या देने लायक, ये डायरेक्टर सच में उतना काम करता है क्या, उसके काम में उसके रेम्यूनरेशन में कोई कनेक्शन है क्या, क्या उसका क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है क्या नहीं, उसकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है क्या नहीं, उसको कंपनी से अदर कैपेसिटी में कितने पैसे मिलते उसको अदर कंपनी से कितना पैसे मिलते, ये सारी चीजें कौन सोचता था पहले? CG। अब CG का इसमें पूछना ही नहीं है तो CG सोचेंगे नहीं, फिर CG नहीं सोचेगा, इसका मतलब कौन सोचेगा? जनरल मीटिंग में जब OR पास होगा 11% से ज्यादा देंगे, ये सारी बातें जो पहले CG सोचता था, अब ये सारी बातें कौन सोचेगा? जनरल मीटिंग में OR करते करते शेयर होल्डर सोचेंगे। कल भी सोचते थे, आज भी 5 बातें सोचेंगे। पहले कल CG सोच रहा था, आज OR ये बातें सोचेगा, जनरल मीटिंग सोचेगा। खत्म हो गया। ज्यादा कुछ नहीं साहब, सेंट्रल गवर्नमेंट को छुटकारा दिया है बस। क्या लिखा है? पैरामीटर फॉर कंसिडरेशन, ये लिखा है। अब ये रूल्स में था, पहले क्या था? सेक्शन नंबर 200 के हिसाब से कुछ था, और ये सारी बातें किसके हिसाब से थी? अरे भाई 5 बातें सेक्शन के हिसाब से थी और 5 बातें रूल्स के हिसाब से। पहले कौन सोचता था? CG। कब? 11% से ज्यादा दे रहे या लॉस भरी हालात में डबल से ज्यादा दे रहे। अब ये बातें CG को सोचना है क्या? नहीं। ये बातें कौन सोचेगा? तो इसलिए क्या लिखा है? जो रूल्स में भी अमेंडमेंट आया, रूल्स में लिखता था ये सारी बात है CG सोचेगा।
अब क्या कहेंगे, सीजी सोचेगा नहीं, ये सारी बातें कौन सोचेगा, कंपनी जनरल मीटिंग में सोचेगी। आगे, और सेक्शन नंबर 201 में क्या लिखा है, कुछ नहीं। और इसके अंदर पैरामीटर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ रेम्यूनरेशन, ये जो पहले रूल में लिखा था, ये सारा का सारा रूल्स अब ये डिलीट हो चुका है, इसके बारे में कुछ चर्चा करने की जरूरत नहीं है। रूल 7 पैरामीटर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ रेम्यूनरेशन, ये सारा रूल्स अब सेक्शन, ये रूल हमने, और कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ पे सर हमने तो रूल पढ़ा ही नहीं था, बहुत अच्छी बात है, तो आपने कुछ किया ही नहीं, तो आपको पहले भी पता नहीं था, अब भी पता नहीं, और जिन लोगों ने पढ़ा है और सही इसको पढ़ ले कि कौन सी चीज़ अब डिलीट हो चुके हैं। आगे सेक्शन नंबर 201, आपको मालूम है 201, हम लोग जब सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेते हैं ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेते समय आपको एक फॉर्म सबमिट क्या करना पड़ता था। तो क्या लिखा है, एवरी एप्लीकेशन मेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर दिस चैप्टर, लिखा है अंडर दिस चैप्टर, तो वहाँ पे चैप्टर को हटा के अब 196 नाम लिख दिया। बहुत बड़ा कोई अमेंडमेंट नहीं है, क्योंकि 197 में अब सेंट्रल गवर्नमेंट को पूछने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सैलरी के केस में 197 इज अबाउट रेम्यूनरेशन, और रेम्यूनरेशन में अब सीजी के पास जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 196 में अगर उसने अपॉइंटमेंट के 4 कंडीशन को फुलफिल नहीं किया, तो शेड्यूल 5 की 5 कंडीशन कल भी थी आज भी थी। 196 क्या बोलता था, अगर आपने शेड्यूल 5 की 5 कंडीशन की पूर्तता नहीं किए तो, और फिर भी आप एमडी, डब्ल्यूटीडी और मैनेजर बनना चाहते हैं, तो आपको सीजी की परमिशन लेने की जरूरत थी, वो कल भी थी और आज भी है। फिर आप कहेंगे सर सीजी का नाम तो हट गया, रेम्यूनरेशन के केस में आप जब लिमिट से ज्यादा दे रहे हो, उस केस में ही सीजी का नाम हटा है। तो ये जो फॉर्म पहले सबमिट करते थे ना, ये 196 और 197 के केस में हम लोग सीजी के पास जाते थे। अब सीजी के केस में हम लोग 197 के लिए जा रहे हैं, क्या हम किसके लिए जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने दिस चैप्टर का नाम हटा के क्या कर दिया, अब आज के बाद में इतना ही समझना, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जब जाते हैं ना हम लोग सेक्शन नंबर 201 में, तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग 196 के केस में ही जाएंगे, और किस केस में, बिफोर एनी एप्लीकेशन इज मेड बाय द कंपनी टू सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर एनी ऑफ द सेक्शन ऑफ सेट, नहीं, सिर्फ सेक्शन 196। इसका मतलब है, अगर आपको समझना है, पहले हम लोग सीजी के पास जाते थे, 196 जब अपॉइंटमेंट के केस में शेड्यूल 5 की कंडीशंस थी 5, एक्चुअली 5 ही कंडीशन है शेड्यूल 5 में, अगर इसमें से कोई कंडीशन फुलफिल नहीं होती थी ना, तो हम लोग सीजी के पास जाते थे और आज भी जाएंगे और कल भी जाएंगे, समझ गए। और अब क्या है, ये कब की बात है, 197 में अगर आपने एक्सेस में क्या दिया, रेम्यूनरेशन दिया, तो उस केस में नो सेंट्रल गवर्नमेंट कब हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखता है, पहले यहाँ पे हटाता हूँ मैं सीजी, और सीजी के पास पहले जाते थे, अब आज नहीं जाएंगे और कल भी नहीं जाएंगे। समझा क्या मैं क्या बोला, अमेंडमेंट के पहले 196 और 197 दोनों भी केसेस में हम लोग कुछ गड़बड़ करते थे तो सीजी की परमिशन लगती थी। आज क्या लिखा है, 196 में कुछ गड़बड़ की, आज भी सीजी के पास जाना पड़ेगा, पर 197 में क्या लिखा, अगर आपने एक्सेस में रेम्यूनरेशन दी तो कहां जाने की जरूरत नहीं है, सीजी के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो 201 का फॉर्म किसको सबमिट करना पड़ेगा, तो 201 किसके लिए एप्लीकेबल होगा, 201 में फॉर्म सबमिट करते हैं ना हम लोग सीजी को, तो सीजी किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है अब, तो 201 किसको एप्लीकेबल होगा, सिर्फ 190, 201 इसको एप्लीकेबल नहीं है। समझ में है, दैट्स ऑल गाइस। सो वी आर डन विद द अमेंडमेंट्स ऑफ डायरेक्टर चैप्टर नंबर 2 as well. I hope you are liking this lecture. Do not forget to like this lecture. Do not forget to comment. अगर आप चाहते हैं कि अगले और अमेंडमेंट की वीडियोस आए और रिवीजन लेक्चर्स की वीडियो आए, so keep commenting or that. It encourages, and if you are not yet subscribe this channel, so please subscribe and do not forget to press the bell icon. Thank you so much. Take care guys. Bye bye.